हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गौरव कथुरिया क्लासेस। बच्चों, आज की वीडियो में आपको फंक्शंस टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ एक वीडियो में कंप्लीट, बिल्कुल जीरो टू हीरो। ठीक है, सारी थ्योरी कराऊंगा, क्वेश्चंस भी कराऊंगा, 1 मार्कर्स भी कराऊंगा, सब कुछ करा दूंगा। इंपॉर्टेंट 5 मार्कर्स भी। आप ये कह सकते हो इस वीडियो से बाहर वैसे आने नहीं वाला फंक्शन, बट फिर भी आप चाहते हो आप मास्टर हो जाओ भाई, CUET तक सब कुछ हो जाए अपना, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। क्या? एक तो इस वीडियो के सारे नोट्स बना लो अच्छे से, सारी थ्योरी, छोटे मोटे 1 मार्कर फॉर्मूले जो भी है। फिर इस वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं आपको, छोटे बड़े, चाहे 2 मार्कर हो 5 मार्कर हो, सब करा दूंगा। ठीक है, 5 मार्कर इससे बाहर नहीं आने वाला। अब इसके बाद आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हो, MCQ प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, रिलेशन फंक्शन MCQ प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से MCQ प्रैक्टिस कर सकते हो। CBSE CUET दोनों का काम हो जाएगा। अगर केस स्टडी आती है इससे, तो केस स्टडी भी इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी रिलेशन फंक्शन की, वहाँ से कर सकते हो। ये तो सारा हो गया 12th का काम। अब भाई, फंक्शन है चाहे 12th का पूरा मैथ्स है, उसमें इनइक्वालिटीज का बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और बच्चों की इनइक्वालिटीज थोड़ी वीक होती है, 11th में ठीक से नहीं पढ़ी होती। वेवी कर्व मेथड नहीं आता है, इनइक्वालिटीज के साथ खेलना नहीं आता है, डोमेन रेंज नहीं आता है। डोमेन रेंज का सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है 12th में। बच्चे क्या सोचते हैं कि भैया ये नहीं आएगा 12th में, क्योंकि 11th में था, पर ये आ जाता है भाई, CBSE में भी आ जाता है और CUET में भी आ जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन डोमेन रेंज का। अब लॉग है, लॉग एक ऐसा टॉपिक है, बच्चों ने 3-4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रटी होती है और उन्हें कुछ नहीं आता। और बात करें डोमेन ऑफ लॉग की, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं आती। तो ये सारी चीजें बच्चों CBSE में डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं, बेशक ये 11th का कंसेप्ट है। और ये आपको आना भी चाहिए, क्योंकि 12th में भी कहीं भी किसी भी चैप्टर में यूज हो जाता है, CUET में भी आ जाता है। तो अगर आपके पास टाइम है तो भैया अपने एग्जाम से पहले ये सब अच्छे से कर लो। अब जैसे हम इस चैप्टर में इनइक्वालिटीज का यूज करेंगे, अगर आपकी वीक है तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है ना, लॉग की सारी प्रॉपर्टीज तो 12th में कहीं भी यूज हो जाती है। और किसी बच्चे का चैप्टर पूरा हो चुका है, सब कुछ आता है, तो ये तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि भैया 20 on 20 प्रैक्टिस सेशंस हैं, जिसमें आपके सिलेबस के मिक्स्ड क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन हर सेशन में। बढ़िया प्रैक्टिस हो जाती है, आप वो भी कर सकते हो अगर सिलेबस कंप्लीट है तो। ठीक है, ये सब आप कर लोगे, चैंपियन हो जाओगे बस, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों, सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है फंक्शन। फंक्शन को मैपिंग भी कहा जाता है, टर्म्स आपको सारी पता होनी चाहिए। अब फंक्शन होता क्या है, देखो रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो पहले रिलेशन पढ़ लो। फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन ही होता है, एक रिलेशन ही होता है, लिखा है ना, आ रिलेशन F A to B। मान लो एक रिलेशन है जिसका नाम F है, वो A सेट से B सेट पे है, is said to be a function। उसे फंक्शन तब कहा जाएगा if each element of A has exactly one image in B। ए के हर एक एलिमेंट की बी में एक ही इमेज होनी चाहिए, एग्जैक्टली एक इमेज। ठीक है, जैसे हमने ये 2 सेट बनाए हैं, तो भैया ए का हर एक एलिमेंट जो है सामने वाले एक ही एलिमेंट के साथ पेयर बनाए। जैसे यहाँ पे ये 1 के साथ पेयर बना रहा है, ये देखो 1 जो है ए के साथ भी पेयर बना रहा है, बी के साथ भी बना रहा है, तो ये 2 के साथ पेयर बना रहा है, इसलिए फंक्शन नहीं है। देसी भाषा में कहें तो जो हमारा पहले वाला सेट होता है उसके सभी के सभी एलिमेंट्स एक तीर चलाएं। क्या चलाएं? एक तीर। ये जो भैया हमारी सेना है, सामने वाली सेना पे एक तीर चलाए हर आदमी, हर सैनिक, हर सिपाही, हर सोल्जर एक तीर चलाए। ये भाई ने 2 तीर चला दिए, फंक्शन नहीं है। यहाँ पे इसने एक तीर चलाया, इसने एक तीर चलाया, इसने तो कोई तीर ही नहीं चलाया, अपना काम ही नहीं किया, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं है। यहाँ पे देखो सबने एक एक तीर चलाया, फंक्शन है। यहाँ भी सबने एक ही तीर चलाया, बेशक सेम ही बंदे पे चलाया, पर चलाया तो सबने एक ही है ना, तो ये भी फंक्शन है। अब वहां पे कोई जिंदा बच गया, कोई मर गया, उससे कोई मतलब नहीं है। मेन मुद्दा है फर्स्ट वाले सेट के सभी एलिमेंट्स को एक तीर चलाना है, एक इमेज बनानी है, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। ये क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि 3 की कोई इमेज नहीं है, इसने कोई तीर नहीं चलाया। ये क्यों नहीं है फंक्शन? भाई ने 2 तीर चला दिए, 2 इमेजेस बना दी। और ये सब तो है क्योंकि यहाँ एक एक ही चले। ठीक है, याद रखना, बाद वाला जो सेट है उसका कोई एलिमेंट अगर पेयर नहीं भी बना रहा है कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाले सेट के सभी के सभी क्या बनाए, एक इमेज बनाए, बन गया फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन में हम कह सकते हैं
कि ये जो पहले वाला सेट होता है ये पूरा डोमेन कहलाता है। रिलेशन में ऐसा नहीं होता ना भाई, रिलेशन तो ये भी एक रिलेशन है। क्यों? पेयर बन तो रहा है, इन दोनों का बन रहा है, बात खत्म। नहीं भी बनता तो एम्प्टी रिलेशन हो जाती। तो तीन की कोई इमेज नहीं बन रही, तो ये रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन होता है जब तीन की भी कोई इमेज होती, मान लो ऐसे हो जाता, तो उस केस में ये पूरा डोमेन हो जाता। अभी डोमेन सिर्फ इतना ही है। तो रिलेशन में क्या होता है, पहले वाले सेट के जो एलिमेंट पेयर बनाते हैं उन्हें डोमेन कहा जाता है। बट फंक्शन में पूरा का पूरा पहला सेट ही डोमेन बनता है, वरना वो फंक्शन बनेगा ही नहीं। ठीक है जी, क्लियर हो गया फंक्शन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें हम बता रहे हैं कि भैया अगर कोई पेयर कोई कोऑर्डिनेट फंक्शन से बिलोंग कर रहा है तो हम बोलेंगे ए जो एलिमेंट है वो बी की प्री इमेज है। ये मैंने आपको रिलेशन में भी बताया था। जो पहले वाला एलिमेंट होता है वो प्री इमेज होता है और जो बाद वाला एलिमेंट होता है वो इमेज होता है। लिखा हुआ है ना, बी एक इमेज है ए की, ए प्री इमेज है बी की। अब जैसे ये फंक्शन के लिए हमने एरो डायग्राम बनाया हुआ है, वन की इमेज ए है, टू की इमेज बी है। इसकी डोमेन अगर हमसे पूछी हो तो ये जो पूरा हमारा सेट है ए, ये जो हमारा ए सेट है ये हमारा डोमेन हो गया। अगर हमसे रेंज पूछी हो तो रेंज तो सिर्फ यही दो एलिमेंट होंगे, है ना। और को डोमेन तो आपको पता है, रिलेशन में पढ़ाया था, पूरा ए बी सी होता है। तो देखो पूरा ए सेट बन गया ना डोमेन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपसे कभी पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, कोई दो सेट के बीच में टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे, सेट ए टू सेट बी। सिंपल फॉर्मूला है, बेस में लिखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, पावर में लिखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप ए टू बी फंक्शन बनाना चाहते हैं तो बेस में आएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, पावर में आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। बस इतने बनेंगे। ऐसा क्यों होता है देखो समझाता हूँ तुम्हें, ध्यान से सुनना भाई। मान लो ए एक एलिमेंट है, ए एक सेट है, बी एक सेट है। ठीक है, मान लो इसमें एक दो तीन एलिमेंट है, इसमें एक दो तीन चार पाँच एलिमेंट है। अब मेरे को फंक्शन बनाना है, फंक्शन बनाने के लिए ये एक तीर चलाएगा। अब वो तीर किसे जाके लगेगा पता नहीं, किसी को भी लग सकता है पांचों में से। कितने ऑप्शन है, पांच। अब दूसरा बंदा एक तीर चलाएगा, वो भी पांचों में से किसी को भी जाके लग सकता है, पांच ऑप्शन है। तीसरा बंदा एक तीर चलाएगा, वो भी पांचों में से किसी को जाके लग सकता है। तो आंसर इज 5 की पावर 3। तो 5 क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, और 3 क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। सही है ना। तो बेस में क्या आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। सिंपल है ना। तो अब जैसे हमें ये ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालने हैं ए टू ए। तो ये तो ए टू ए ही है, तो भाई 3 की पावर 3 हो गया। बी टू बी निकालना है तो 2 की पावर 2, बी में 2 एलिमेंट है ना। ए टू बी निकालना है, बोलो ना, बी के नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे बेस में, बी में कितने एलिमेंट है, 2। ए के नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे पावर में, 8 हो गए। बी टू ए निकालना है तो ए के नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे बेस में जो कि 3 है, और बी के नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे पावर में, 9। सही है। तो ऐसे निकलता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। आगे देखते हैं। अब ये देखो ग्राफिकल टेस्ट भी होता है फंक्शन को चेक करने के लिए। कभी कोई आपको कर्व दे रखी हो, कोई ग्राफ दे रखा हो, आपसे देख के बता सकते हो ये वन वन फंक्शन को, सॉरी, फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। गलती से मुंह से वन वन फंक्शन निकल गया, वो बाद में आएगा। ठीक है ना। चेक करना है कि कोई कर्व किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, अब इसको देखना है हमने। तो इसे बोला जाता है वर्टिकल लाइन टेस्ट, कि भैया अगर आप किसी कर्व को ग्राफ पे देखो, कोई भी वर्टिकल लाइन अगर एक से ज़्यादा जगह काट रही है तो वो फंक्शन नहीं है, और एक ही जगह काट रही है हर वर्टिकल लाइन तो फंक्शन है। मतलब क्या है इस बात का, देखो जैसे हमने देखा हर वर्टिकल लाइन एक जगह काट रही है, इसका मतलब क्या है, एक एक्स के लिए एक वाई है। मान लो यहाँ पे एक्स 1 है, यहाँ पे वाई 1 है, तो एक एक्स से एक वाई आया। यहाँ पे मान लो एक्स 2 है, यहाँ पे वाई जो है वो -1 है, ऐसे मान लो। तो 2 से -1 आया, एक इनपुट से एक आउटपुट, एक वैल्यू की एक इमेज। लेकिन अगर आप इस वाले ग्राफ को देखो, मान लो यहाँ पे आपका x1 है, तो उससे देखो ये 2 y आ रहे हैं, आगे जाते जाते और भी कटेगा। फिलहाल 2 तो आपको दिख ही रहे हैं, दिख रहे हैं ना। इसे देख लो, मान लो ये एक x है जो कि -1 है, इससे आपको y की कितनी वैल्यू आती नजर आ रही है। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -3 है। तो कितने सारे, एक x की कितनी सारी इमेजेस आ रही है ना, कितने सारों से पेयर बन रहा है इसका। तो मल्टीपल इमेजेस आ रही है, फंक्शन नहीं है।
फंक्शन तभी होगा जब हर एक की एक इमेज हो, है ना। तो कोई भी वर्टिकल लाइन अगर एक से ज़्यादा जगह, कोई भी वर्टिकल लाइन अगर किसी कर्व को एक से ज़्यादा जगह काटेगी वो फंक्शन नहीं है, एक ही जगह काटेगी तो फंक्शन है। ये हो गया हमारा ग्राफिकल टेस्ट, चेक करने के लिए फंक्शन है कि नहीं है। अब बच्चों ये दो स्पेसिफिक फंक्शन है, जनरली इन पे कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, बट आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ताकि क्वेश्चन कई बार क्लियर नहीं हो पाता बच्चों को, चीज़ें नहीं पता होती तो। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? रियल वैल्यूड, जिसकी वैल्यू रियल आए, आउटपुट रियल आए, एक ऐसा फंक्शन ए सेट से बी सेट पे कहलाएगा रियल वैल्यूड फंक्शन अगर जो बी है, जो हमारी जो रेंज आएगी, जो हमारा आउटपुट आएगा वो रियल नंबर का सबसेट हो। जो भी आउटपुट आएगा वो रियल ही होना चाहिए, तो उसे कहा जाता है रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल फंक्शन क्या होता है? जिसमें इनपुट आउटपुट सब कुछ रियल हो, जो डोमेन है वो भी रियल नंबर का सबसेट हो, जो रेंज है वो भी रियल नंबर का सबसेट हो, इनपुट आउटपुट दोनों रियल, तो रियल फंक्शन। और आउटपुट रियल, रियल वैल्यूड का मतलब क्या है? जिसकी वैल्यू रियल आए, आउटपुट है ना, आउटपुट रियल आए तो रियल वैल्यूड, इनपुट आउटपुट दोनों रियल हो तो उसे कहा जाता है रियल फंक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है बच्चों टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है जो पेपर में पूछा जाता है। तो सबसे पहला टाइप है वन वन फंक्शन, जिसे इंजेक्शन भी कहा जाता है, इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है, इंजेक्टिव मैपिंग भी कहा जाता है। ठीक है, एक ही बात है, मैपिंग मतलब फंक्शन। तो होता क्या है वन वन फंक्शन? वन वन फंक्शन का मतलब क्या है? वन वन, वन टू वन, एक से एक, है ना। तो भैया एक से एक का जोड़ा बनाना है, हर एक का अलग जोड़ा बनाना है, कि भैया तीर तो चलाना एक ही है बट सबको अलग बंदे पे चलाना है। सही है। जैसे यहाँ पे आपने देखा, इसने दो तीर चला दिए, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन में हर एक कोई एक तीर चलाता है कि नहीं? ये तो फंक्शन ही नहीं है, तो वन वन तो कहाँ से होगा? ये भी फंक्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तीन ने कोई तीर नहीं चलाया। बच्चे क्या सोचते हैं, देखो सर इसने अलग बंदे को तीर मारा है, इसने अलग बंदे को तीर मारा है, वन वन है। अबे भाई तीन ने तो तीर ही नहीं चलाया, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है, वन वन कहाँ से हो गया? ये है जी वन वन फंक्शन। देखो सबने एक एक तीर चलाया है, जो हमारा फर्स्ट वाला सेट है उसके सभी बंदों ने एक एक तीर चलाया और अलग अलग बंदे को चलाया, तो ये वन वन फंक्शन है। अब ये फंक्शन तो है पर ये वन वन नहीं है। क्यों नहीं है? भाई सबने एक तीर चलाया, ठीक है फंक्शन है, बट सेम बंदे पे चला दिया, इसलिए वन वन नहीं है। तो वन वन फंक्शन क्या होता है भाई? वन वन होने के लिए पहले तो फंक्शन होना जरूरी है ना। फंक्शन होने के लिए हर एक कोई एक तीर चलाता है, फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। और वन वन होने के लिए क्या होना चाहिए? अलग इमेज होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज। तो ये क्यों नहीं था? ये वन वन क्यों नहीं था? क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं था, इसकी दो इमेजेस थी। ये क्यों नहीं था? क्योंकि ये भी फंक्शन ही नहीं था, क्योंकि थ्री की कोई इमेज नहीं थी। ये फंक्शन भी है, वन वन भी है। ये फंक्शन तो है बट वन वन नहीं है, क्योंकि इन तीनों की सेम इमेज है। क्लियर है भाई वन वन क्या होता है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब भैया आप निकालने हमने टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। क्या निकालने हैं? टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन दो सेट के बीच में। देखो ए टू बी कोई भी फंक्शन वन वन तभी बन पाएगा जब ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो और बी में ज़्यादा हो या बराबर हो। ए में या तो कम होने चाहिए बी से या बराबर होने चाहिए, ज़्यादा हुए तो नहीं बन पाएगा। सिंपल है, इधर देखो आप, यहाँ पे ए में ज़्यादा एलिमेंट थे बी में कम थे, तो कहाँ बन पाया वन वन? भाई जब ये सब तीर चलाएंगे, मान लो ये ए पे तीर चला देता है, ये बी पे, तो बेचारा तीन किस पे चलाता? सामने बंदा ही नहीं है कोई, किस पे तीर चलाएगा? कैसे बनाएगा वन वन? तो अगर ए में ज़्यादा है तो वन वन नहीं बन सकता, बी में ज़्यादा है तो वन वन बन जाएगा। ये देखो बी में ज़्यादा थे, ए में कम थे, वन वन बन गया। इक्वल होता है तो भी वन वन बन जाता। देखो मान लो इक्वल है वन टू थ्री, यहाँ पे ए बी सी, तो भी वन वन बन जाता। बन गया ना, सबकी अलग इमेज है। इक्वल पे भी वन वन है, ए में कम है तो भी वन वन है, पर ए में ज़्यादा है तो वन वन नहीं बन सकता। ठीक है, कोई चीज़ यहाँ हमने बताई हुई है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कम होने चाहिए बी से या बराबर। अब टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन निकालने हैं। तीनों सिनेरियोज में देखो क्या क्या फॉर्मूला है। मान लो ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ए, बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं बी। अब हमें बताना है नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने बनेंगे। मान लो अगर ए में बी से ज़्यादा एलिमेंट है तो जीरो बनेंगे, अभी बताया। अगर ए में ज़्यादा हो गए एलिमेंट, बी में कम हो गए, तो वन वन बन ही नहीं पाएगा, नहीं बनेगा ना। ए में ज़्यादा बी में कम, वन वन बनेगा ही नहीं।
तो ऐसे में बनेंगे 0। और अगर बाई चांस ए में कम है बी से, तो ये फॉर्मूला लगेगा जी परमुटेशन वाला फॉर्मूला। ए में अगर बी से कम एलिमेंट है तो ए टू बी कितने वन वन फंक्शन बनेंगे, ये परमुटेशन का फॉर्मूला लगेगा, बी पी ए। आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, एन पी आर, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, वही लगेगा जी। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नीचे आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, सीधा फॉर्मूला खोल देना। और बाई चांस दोनों में इक्वल है, दोनों में इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो सीधा करना है फैक्टोरियल, चाहे ए फैक्टोरियल लिख लो चाहे बी, बात तो एक ही है। ये हुआ क्यों, देखो ये भी समझा देता हूँ आपको। ये वाला समझते हैं पहले कैसे हुआ। देखो मान लो भैया ए में एलिमेंट है 3, ठीक है, बी में एलिमेंट है 5, ऐसा मान लो। अब हमें वन वन फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो पहले वाला जब तीर चलाएगा तो कितने ऑप्शन है, 5, सही है। अब दूसरे वाला अगर तीर चलाएगा तो जिसको इसने तीर मार दिया उसको थोड़ी मारेगा तीर वो, क्योंकि वन वन बनाना है, अलग बंदे को तीर मारना है। तो दूसरे वाले के पास कितने ऑप्शन रह जाएंगे, 4। और तीसरे वाले के पास कितने ऑप्शन रह जाएंगे, एक और कम हो जाएगा, 3 रह जाएंगे, सही है। तो 5 × 4 × 3 आ गया, सही है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 2 × 1 लिख सकता हूँ। मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड ही तो करा है। तो ऊपर आपको दिख रहा है 5 का फैक्टोरियल है, नीचे दिख रहा है 2 का फैक्टोरियल है। ऐसे लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, लिख सकता हूँ ना, एक ही बात है। तो वो क्या हो जाएगा, 5p3 हो जाएगा, है ना। और 5 क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, और 3 क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। देखो बन गया ना। तो अगर आप फॉर्मूला भूल जाओ तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कभी भी ए में मान लो 1 2 3 4 एलिमेंट है, और बी में मान लो 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है, आपको वन वन फंक्शन बनाने हैं, फॉर्मूला भूल गए हो, तो पहला बंदा तीर चलाएगा, कितने ऑप्शन है, 7। दूसरा बंदा तीर चलाएगा, एक ऑप्शन कम हो जाएगा, क्योंकि जिसको उसने मारा है पहले वाले ने, दूसरा उसे नहीं मारेगा, तो ऑप्शन बचेंगे 6। तीसरा बंदा तीर चलाएगा, एक ऑप्शन और कम हो जाएगा, बचेंगे 5। चौथा बंदा तीर चलाएगा, एक ऑप्शन और कम हो जाएगा, बचेंगे 4। तो सीधा ऐसे भी निकाल सकते हो आप। और बाई चांस इक्वल होते हैं एलिमेंट, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, फिर क्या होता है, फिर सीधा फैक्टोरियल कर देते हैं। क्यों, देखो इक्वल एलिमेंट है, मान लो 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4। पहला बंदा तीर चलाएगा, 4 ऑप्शन है। दूसरा बंदा तीर चलाएगा, उसके लिए 3 ही ऑप्शन बचेंगे। तीसरा बंदा तीर चलाएगा, उसके लिए 2 ऑप्शन बचेंगे। चौथे बंदे के लिए फाइनली एक ही ऑप्शन बचेगा। तो ये 4 फैक्टोरियल ही तो होता है। तो अगर दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन सीधा कैसे निकाल सकते हो, उस नंबर का फैक्टोरियल कर दो। वही बात देखो यहाँ लिखी हुई है, किसी सेट पर ए पर अगर खुद पे ही फंक्शन बनाने हैं वन वन, ए टू ए, कैसे फंक्शन बनाने हैं, ए टू ए से ए पर ही अगर वन वन फंक्शन बनाने हैं, तो खुद से तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ही होंगे ना भाई। मान लो पी एलिमेंट है, तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा, पी फैक्टोरियल। तो ये हो गई नंबर ऑफ वन वन फंक्शन की कहानी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें ये हमें क्या बताना है कि ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बताने हैं। पहले ए टू ए बताने हैं, तो खुद से तो कभी भी निकालने हो, सीधा एन फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल 6 आ गया। बी टू ए बताने हैं, बी से ए, तो बी में तो ज़्यादा एलिमेंट है ना ए से, तो अगर पहले वाले सेट में ज़्यादा एलिमेंट होंगे, बाद वाले में कम होंगे, तो बनेंगे ही नहीं फंक्शन, वन वन नहीं बनेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 0। और ए टू बी बनाने हो, ए टू बी, तो बताया था अभी परमुटेशन वाला फॉर्मूला है ना। ऊपर आते हैं बी के नंबर ऑफ एलिमेंट यानी 4, फिर परमुटेशन, फिर ए के नंबर ऑफ एलिमेंट यानी 3, 4p3, उसको खोल लिया, ठीक है ना। डायरेक्ट भी कर सकते थे आप अगर फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हो। जैसे हमको कैसे बनाने हैं बच्चों, ए टू बी बनाने हैं, तो पहला बंदा जब हमें तीर चलाएगा 4 ऑप्शन दिखेंगे। दूसरा बंदा तीर चलाएगा, उसके पास 3 ऑप्शन रह जाएंगे। तीसरा बंदा तीर चलाएगा, उसके पास 2 ऑप्शन रह जाएंगे। 24 आंसर आ गया। आगे एक बी टू बी बनाने हैं। बी टू बी बनाने तो सिंपल है, क्या होगा, एन फैक्टोरियल, सेम सेट से सेम सेट पे बनाने हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कह रहा है, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। किसी भी फंक्शन को अगर वन वन चेक करना है, उसके लिए ये टेस्ट होता है, ग्राफिकल टेस्ट, कि भैया जैसे एक कर्व बनी हुई है, इस कर्व को अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही जगह काटेगी तो वो फंक्शन वन वन है।
कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज़्यादा जगह काट देगी तो 1 1 नहीं है। मतलब क्या है? सिंपल है, देखो एक जगह काट रही है, इस बात का मतलब क्या है कि ये मान लो x यहाँ पे 1 है, y यहाँ पे 1 है, 1 से 1 आया है ना, यहाँ पे क्या हुआ 2 से मान लो कोई और नंबर आ गया, 3 से कोई और नंबर आ गया, सबसे अलग नंबर आ रहे हैं, हर एक की अलग इमेज बन रही है। लेकिन अगर आप यहाँ देखो कि जब x1 था यहाँ पे काटा y1 मिला, x जब 1 था यहाँ काटा ना, y मान लो यहाँ पे 1 है, फिर जब x4 है तो भी यहीं काटा y1 है, तो 1 से भी 1 आ रहा है, 4 से भी 1 आ रहा है, तो दो नंबर की सेम इमेज हो गई, तो इसीलिए 1 1 नहीं है, और जो 1 1 नहीं है उसे मैनी वन कहा जाता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या कहता है, अगर कोई भी कर्व किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन से काट रहे हो और एक से ज़्यादा जगह कट रही है तो वो मैनी वन है, और एक ही जगह कट रही है तो वो 1 1 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, मैनी वन फंक्शन क्या है? ऐसा फंक्शन जो 1 1 नहीं है, जो 1 1 नहीं है, जिसमें क्या हो कि भैया मान लो 1 2 3, यहाँ पे है ए बी, ठीक है ना, इधर इसकी इमेज ए है, इसकी इमेज भी ए है, तो दो की सेम इमेज हो गई, और इसकी मान लो बी है, तो ये 1 1 तो नहीं है ना, क्योंकि इन दोनों की सेम इमेज है। दो बंदे एक को तीर मार रहे हैं, मैनी टू वन, मैनी पर्सन्स आर किलिंग 1 पर्सन, मैनी वन है ना, जब ज़्यादा लोग एक को मार रहे हैं तो वो मैनी वन हो जाता है, 1 1 नहीं है। ठीक है, सिंपल है, जो 1 1 नहीं है वो क्या है, मैनी वन है। और आपको नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन निकालने हो तो सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालो, सिखा चुका हूँ, उसमें से माइनस कर दो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, जो बच गए वो क्या है, मैनी वन है। सिंपल है ना। तो ये पेपर में कम ही पूछा जाता है वैसे, बट फिर भी बता दिया आपको। तो अब आता है बच्चों ऑन टू फंक्शन। इसको सरजेक्शन भी कहा जाता है, सरजेक्टिव फंक्शन या सरजेक्टिव मैपिंग भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में पूछा जाता है। ऑन टू फंक्शन होता क्या है? कोई भी फंक्शन ए टू बी ऑन टू तभी कहलाएगा जब बी जो हमारा बाद वाला सेट है उसके सभी एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज हो सेट ए में। ठीक है, ये देखो इधर डायग्राम से बेटर समझ में आएगा आपको कि भैया ये फंक्शन जो है ऑन टू नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, इसकी प्री इमेज होनी चाहिए थी कोई ना कोई। इसमें बाद वाले सेट पे फोकस किया जाता है कि जो बाद वाला सेट है इसके हर बंदे का किसी न किसी से पेयर बना होना चाहिए, किसी ने कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, एक हो या ज़्यादा हो। तो ये ऑन टू नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि बी की कोई प्री इमेज नहीं है। ये ऑन टू है क्योंकि ए की भी प्री इमेजेस हैं, बी की भी है। मिनिमम एक प्री इमेज होनी चाहिए, दो भी हो सकती है। इसकी दो प्री इमेज है, कोई दिक्कत थोड़ी है। भैया फंक्शन तो है ही, फंक्शन में क्या होता है, हर एक कोई एक तीर चलाएगा, चला रहा है, और ये दोनों बंदे सेम को चला रहे हैं, तो ये 1 1 फंक्शन तो नहीं है, बट ये ऑन टू है। क्यों? क्योंकि यहाँ के दोनों जो बंदे हैं उनकी कोई ना कोई प्री इमेज हमारे को दिख रही है, एक दिखे चाहे ज़्यादा दिखे। ये ऑन टू नहीं है। क्यों? क्योंकि डी की कोई प्री इमेज नहीं है। ये ऑन टू है क्योंकि इसकी प्री इमेज है, चाहे एक है चाहे ज़्यादा है, फ़र्क नहीं पड़ता, प्री इमेज होनी चाहिए मिनिमम एक। ये 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबकी सेम इमेज है। फंक्शन तो है ही, फंक्शन है तभी तो ऑन टू फंक्शन है। फंक्शन क्यों है? क्योंकि सब एक तीर चला रहे हैं। सही है ना। तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन है क्योंकि इसकी प्री इमेज है। ये भी ऑन टू है क्योंकि दोनों की प्री इमेज है। ये दोनों ऑन टू नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक एक एलिमेंट ऐसा है जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो ऑन टू कब बनेगा? ऑन टू बनेगा कब? देखो ये ऑन टू बन गया, ए में ज़्यादा एलिमेंट थे, बी में कम थे। सही है, ये ऑन टू बन गया, ए में ज़्यादा थे, बी में कम है। बराबर बना के देखते हैं एक बार। 1 2 3, 1 2 3, मान लो इसने इसको तीर मार दिया, इसने इसको, इसने इसको, बन गया ना ऑन टू। तो इक्वल में भी ऑन टू बन जाएगा। तो इक्वल में भी ऑन टू बन जाएगा, जब ए में एलिमेंट ज़्यादा होंगे तब भी ऑन टू बन जाएगा, पर बी में एलिमेंट ज़्यादा होंगे तो ऑन टू नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि डी की प्री इमेज नहीं आ रही है। प्री इमेज तब आएगी जब इनमें से कोई बंदा एक और तीर चलाए, मान लो इसने चला दिया, तो अब तो ये फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन होने के लिए हर एक कोई एक तीर चलाता है ना, तो जब ये दो तीर चला देगा, इसकी दो इमेज होंगी, तो फंक्शन ही नहीं है, फिर ऑन टू कहाँ से हो जाएगा? तो ऑन टू होने के लिए क्या पता चला, या तो फर्स्ट वाले सेट में ज़्यादा एलिमेंट हो या इक्वल हो, वही लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया ऑन टू फंक्शन क्या होता है? यही सारी कहानी लिखी हुई है। अब ऑन टू फंक्शन में एक बात और है, ध्यान से देखो।
क्योंकि ये देखो ये दोनों ऑन टू है, ये ऑन टू नहीं है। अगर मैं आपसे इस फंक्शन की रेंज पूछता आप कहते ए है, इस फंक्शन की रेंज पूछता आप कहते ए बी सी है, पर ये दोनों ऑन टू नहीं है। यहीं मैं अगर इनकी रेंज पूछूं तो पूरा बी सेट ही क्या है, इसकी रेंज है। तो ऑन टू में एक प्यारी बात होती है कि जो उसकी रेंज होती है वो बाद वाला पूरा सेट होता है, जिसे हम कोडोमेन कहते हैं, है ना। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल होती है। ऑन टू फंक्शन में रेंज और कोडोमेन क्या होती है, इक्वल। ये एक तरीका भी होता है चेक करने का कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। अगर आपको कभी दिख जाता है कि रेंज और कोडोमेन इक्वल है, आप सीधा बोल सकते हो फंक्शन ऑन टू है। ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए भी वही फॉर्मूले लिखे हुए हैं। मान लो एक सेट ए है, एक सेट बी है। सेट ए में एक्स एलिमेंट है, सेट बी में वाई एलिमेंट है। ठीक है। आपको नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बताने हैं सेट ए टू सेट बी। तो तीन बातें हो सकती हैं, या तो दोनों सेट में इक्वल एलिमेंट हो, दोनों सेट में इक्वल एलिमेंट होंगे तो सीधा एक्स फैक्टोरियल या वाई फैक्टोरियल बोल लो, बात तो एक ही है। ये पीछे भी बताया था। ठीक है। अगर ए में ज़्यादा एलिमेंट है, बी में कम एलिमेंट है, तो ये भाई खतरनाक सा फॉर्मूला लगेगा जो याद करने में बच्चों की हालत खराब हो जाती है, पर करना तो पड़ेगा। अगर ए में कम एलिमेंट है, बी में ज़्यादा है, तो ज़ीरो बनेंगे। तो कितने बनेंगे मित्रों, ज़ीरो। ए में अगर कम एलिमेंट है और बी में ज़्यादा है तो ज़ीरो बनेंगे। अभी आपको मैंने दिखाया भी था, ए में कम है, बी में ज़्यादा है, तो बना ही नहीं ऑन टू। ठीक है ना। ए में ज़्यादा है, बी में कम है, तो बन जाएगा। तो ये बनेगा ए में ज़्यादा, बी में कम, ये बन जाएगा। ए में कम, बी में ज़्यादा बनेंगे ही नहीं, ज़ीरो। दोनों में इक्वल है तो एक्स फैक्टोरियल। और ए टू ए बनाना है तो वो तो सही बात हो गई ना, खुद पे बनाना है तो खुद से तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ही होते हैं, वही एक्स फैक्टोरियल होगा। ये फॉर्मूला लगाने में बच्चों को दिक्कत आ जाती है। तो इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका क्या है भाई, फॉर्मूले को याद करने का क्या तरीका है, आप ए टू बी बना रहे हो ना, आप वाई की जगह लिख लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो आपको चार जगह पे दिख रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तीन जगह पे सॉरी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। आर तो वो वेरिएबल है जिसपे ये समेशन चलेगा, और एक्स क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन है, जो कि एक ही जगह पे आता है। अभी देखो क्वेश्चन करूंगा तो तुम्हें अप्लाई करना आ जाएगा ये वाला फॉर्मूला। क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे ये ए सेट है, बी सेट है, हमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बताने हैं। ए में चार एलिमेंट है, बी में तीन है। ठीक है ना। ए में ज़्यादा है, बी में कम है। तो ये वो वही फॉर्मूला लिखा हुआ है देखो, लेकिन इस बार थोड़ा बेटर करके लिख दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की टर्म्स में लिख दिया। देखो समेशन चलाना है आपको इसका, फ्रॉम आर इक्वल टू वन से लेके कहाँ तक, जितने बी में एलिमेंट है। ये आपका फॉर्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा। अब ये चलता कैसे है, देखो इस फॉर्मूले में देखने में क्योंकि अजीब लग रहा है, पहले आप चुपचाप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी की जगह लिख दो थ्री, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए की जगह लिख दो चार। ये सब लिख दोगे, आर को आर ही रहने देना, ठीक है ना। एन बी की जगह थ्री लिख दो, एन ए की जगह चार। अब आपको फॉर्मूला देखने में थोड़ा सही लगेगा ये। अब आपको करना क्या है, समेशन का खोलना तो आना चाहिए ना सबको। भाई ये जो टर्म है इसमें आर की वैल्यू वन से लेके थ्री तक डालनी है। एक बारी वन डालनी है, एक बारी टू, एक बार थ्री, और वो तीनों टर्म्स को ऐड कर देना है। समझ गए ना। ये जो लिखा है इसमें आर की वैल्यू वन से लेके थ्री तक डालनी है। पहले वन, फिर प्लस करेंगे, फिर टू डालेंगे, फिर प्लस करेंगे, थ्री डालेंगे। तो इस पूरे में आर की जगह देखो हमने वन लिख दिया है, फिर आर की जगह टू लिख दिया, और फिर आर की जगह थ्री लिख दिया, और उसे ऐड कर दिया, सिंपल। तो बस ये तो सिंपल कैलकुलेशन करिए, कॉम्बिनेशन खोलना आपको आता ही होगा। नहीं आता तो भाई खोल लेना ऐसे, एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है ना। शॉर्टकट्स भी होते हैं इसके, आपको पता ही होगा। थ्री सी वन मतलब एन सी वन तो होता है जो एन ही हो जाता है, तो इसलिए थ्री सी वन थ्री हो गया। थ्री सी टू है, थ्री सी टू थ्री सी वन के इक्वल ही होता है, तो ये भी थ्री हो जाएगा। और एन सी एन जो है वो वन होता है। तो सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है। तो ये निकल गए ऑन टू फंक्शन। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों इनटू फंक्शन क्या होता है। इनटू फंक्शन वो होता है जो ऑन टू नहीं होता। ठीक है। ऑन टू क्या पढ़ा था हमने, कि बी के सभी एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। जैसे इधर जाते हैं वापस, ये दोनों ऑन टू थे, ये ऑन टू नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि इसकी कोई प्री इमेज नहीं थी।
इसकी कोई प्री इमेज नहीं थी, तो ये दोनों जो है इनटू हो गए भाई, ये क्या हो गए इनटू। इनटू मतलब जो ऑन टू ना हो, मतलब बी में कोई भी एक एलिमेंट ऐसा मिनिमम मिलना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो, तो उसे इनटू कहा जाएगा। ठीक है, समझ गया ना भाई। इनटू जो ऑन टू नहीं है, कि बी में कम से कम, देखो लिखा होगा इनटू फंक्शन कब होगा, जब बी में कम से कम एक एलिमेंट हो जिसकी कोई प्री इमेज ना हो ए में। अब टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन निकालने हो, इसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, आप टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालो, उसमें से ऑन टू फंक्शन माइनस कर दो, ऑन टू फंक्शन क्या करो माइनस कर दो, आपको मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वन वन ऑन टू फंक्शन क्या होता है, वन वन ऑन टू, जो वन वन भी हो ऑन टू भी हो, उसको बाइजेक्टिव भी कहा जाता है, बाइजेक्शन भी कहा जाता है। तो बच्चों आपको पढ़ाई थी वन वन की कंडीशन भी, ऑन टू की कंडीशन भी। वन वन तभी बन पाता है जब क्या हो, ए में एलिमेंट ज्यादा हो या कम हो, जल्दी बताओ, ए में कम हो, ए में कम हो, है ना, तभी तो वन वन बन पाता है, 1 2 3 4, तभी तो हर बंदा अलग बंदे को तीर मार पाएगा, या तो ए में कम हो या इक्वल हो। ऑन टू कब बन पाता है, जब ए में ज़्यादा हो या इक्वल हो। तो दोनों कब बन पाएंगे, एक में कम होता है एक में ज़्यादा होता है, इक्वल दोनों में होता है। तो वन वन और ऑन टू तभी बन पाएंगे जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, वरना बनेंगे नहीं। तो बाइजेक्टिव फंक्शन तभी बनता है जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, यही लिखा है। फंक्शन ए टू बी बाइजेक्शन तभी होगा जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। ठीक है, कहते किसे हैं बाइजेक्टिव, समझ गए ना, जो वन वन भी हो ऑन टू भी हो, यानी ऐसा देखो 1 2 3 ABC, ये देखो सब ने एक बंदे को तीर मारा है, अलग अलग बंदे को, तो वन वन है, और सभी की प्री इमेज भी दिख रही है कुछ ना कुछ, ऑन टू भी है। वो तभी हो सकता है जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, वन वन प्लस ऑन टू इज बाइजेक्टिव। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, और नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन निकालने हो तो वही, अगर नंबर दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो सीधा पी फैक्टोरियल या क्यू फैक्टोरियल, नहीं है तो बनेंगे ही नहीं, इक्वल नहीं है तो सीधा क्या होगा जीरो। बोला ना, अगर इक्वल नहीं है नंबर ऑफ एलिमेंट तो बनेंगे ही नहीं बाइजेक्टिव, जीरो हो जाएंगे। ए टू ए बनाने हो बाइजेक्टिव फंक्शन तो सीधा एन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल जो भी बोल लो। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं। इक्वल फंक्शन क्या होते हैं, कोई भी दो फंक्शन बच्चों इक्वल तभी कहलाते हैं जब दोनों में क्या हो, एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू सेम हो हर वैल्यू के लिए। मान लो मैं फंक्शन में वन डाल रहा हूँ, आउटपुट आ रहा है टू, तो दूसरे में भी वन डाल के टू ही आना चाहिए। मान लो मैं पहले फंक्शन में थ्री डाल रहा हूँ, आउटपुट आ रहा है फाइव, तो दूसरे में भी थ्री डाल के फाइव ही आना चाहिए। समझ गए, तभी वो इक्वल कहलाते हैं, अदरवाइज इक्वल नहीं होते। कोई भी एक ऐसा इनपुट मिल गया जिसके लिए उनका आउटपुट अलग है, मान लो एफ में फाइव डाला सेवन आ गया, और जी में फाइव डाला सिक्स आ गया, तो फिर ये इक्वल नहीं होंगे। इक्वल तभी होंगे जब हर इनपुट पे जो आउटपुट आ रहा है वो सेम है। ठीक है, अनइक्वल क्या होंगे, वही भाई जो इक्वल नहीं है वो अनइक्वल है, एक भी जगह आउटपुट अलग आ गया। ठीक है ना, आगे ऑड फंक्शन क्या होता है बच्चों, ऑड फंक्शन क्या होता है, ये देखो ये इंटीग्रेशन में भी पढ़ा होगा आपने, इंटीग्रेशन के एक प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन में काम आता है ऑड इवन फंक्शन, है ना। ऑड फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जिसमें अगर मैं इनपुट नेगेटिव कर दूं तो आउटपुट भी नेगेटिव हो जाए। फंक्शन में अगर x की जगह माइनस एक्स डाला जाए तो वो नेगेटिव ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ जाए, देखो करके दिखाया भी हुआ है। जैसे इस फंक्शन लिया हमने साइन एक्स, इसमें हमने x को रिप्लेस करा माइनस एक्स से, तो यहाँ भी x की जगह माइनस एक्स रख दिया, साइन में आपको पता है माइनस बाहर आ जाता है, और ये साइन एक्स जो है इसको हमने वापस एफ एक्स लिख दिया, बाहर माइनस था ही, तो हमें दिख गया एफ ऑफ माइनस एक्स नेगेटिव ऑफ एफ एक्स के इक्वल है। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है, ऑड फंक्शन। और इवन फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जिसमें नेगेटिव इनपुट डालने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट वही आता है जो पॉजिटिव इनपुट पे था। ठीक है, जैसे कि हमने कॉस एक्स लिया, इसमें हमने एक्स को रिप्लेस करा माइनस एक्स से, इधर भी एक्स की जगह माइनस एक्स डाला, आपको पता है कॉस खा जाता है माइनस को, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो अब बच्चों हमने सीखना है मेथड टू चेक इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी मतलब वन वन कैसे चेक करना है किसी फंक्शन को। तो बड़ा ही सिंपल सा मेथड है, कोई फंक्शन अगर ए टू बी दिया हुआ है, ए टू बी, आपने दो नंबर लेने हैं एक्स वन एक्स टू, जो कि डोमेन वाले ए वाले सेट से बिलोंग कर रहे हैं, और ऐसा मान लेना है उनका आउटपुट सेम है, आउटपुट सेम है। फिर इसको सॉल्व किया जाएगा, ये एक्सप्रेशन होगी कुछ ना कुछ सॉल्व की जाएगी,
अगर उस एक्सप्रेशन से आपको ये मिल गया कि नंबर भी इक्वल है तो आप कह दोगे 1 1 है, वरना नहीं है। सिंपल कहानी है, सिंपल सी कहानी है। ये नोट क्या लिखा हुआ है देखो, ये कह रहा है कि भैया अगर दो नंबर इक्वल हैं तो फंक्शन में पुट करके आंसर सेम ही आएगा, वो तो है ही। भाई कोई भी फंक्शन ले लो आप, मान लो आपने ये फंक्शन ले लिया, मैं कह रहा हूँ दो नंबर है x1 और x2, दोनों की वैल्यू मान लो 1 है, तो जब मैं f ऑफ x1 निकालूंगा यानी मैं f1 निकाल रहा हूँ, तो वो 2 ही तो आएगा। और मैं f ऑफ x2 निकालूंगा तब भी तो मैं f1 निकाल रहा हूँ, तो 2 ही तो आएगा। तो अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट सेम ही आता है। पर उल्टा ज़रूरी नहीं होता कि आउटपुट सेम है तो इनपुट सेम है। जैसे एक फंक्शन है एफ एक्स, मान लो एक्स स्क्वायर है, मैं कह रहा हूँ एफ ऑफ x1 9 है, एफ ऑफ x2 भी 9 है, दो नंबर है जिनका आउटपुट 9 है। तो मुझे दिख रहा है 3 डाल के भी 9 आएगा, -3 डाल के भी 9 आएगा। नंबर थोड़ी सेम है, नहीं है ना, आउटपुट सेम है। नंबर जो है x1 और x2 वो अलग है। तो आउटपुट सेम होने का ये मतलब नहीं होता कि इनपुट हमेशा सेम हो। तो यहाँ हमने वही देखना है कि पहले हमने दो नंबर ले लेने हैं अलग, जो कि ए से बिलोंग कर रहे हैं, x1 और x2। हमने उनका आउटपुट सेम रख देना है, हमने मान लेना है उनकी इमेज सेम है। फिर सॉल्व कर करके हमें मिलेगा इमेज तभी सेम थी जब नंबर भी सेम थे, एक्चुअल में वो एक ही नंबर था, यानी सबकी अलग इमेज है, तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। सिंपल मेथड है ना। ठीक है, लास्ट में एक बार फटाफट बता देता हूँ करना क्या है। दो नंबर लेने हैं, नंबर नहीं लेने, आपको x1 x2 ही लिखना है। मान लेना है x1 x2 ए सेट में आपके डोमेन में, ये भी मान लेना है f1 x2 बराबर है। सिंपल सॉल्व करना है कैलकुलेशन, अगर x1 x2 इक्वल आ गए तो कह देना 1 1 है, इसके अलावा कुछ भी इक्वल आ गया तो कह देना 1 1 नहीं है। बस यही मेथड है। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, हमें चेक करना है 1 1 है कि नहीं है। तो डोमेन हमारी क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो हमने दो नंबर लेने हैं x1 x2 जो कि हमारी डोमेन नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और ऐसा मान लेंगे कि x1 और x2 को फंक्शन में पुट कर रहे हैं तो आउटपुट सेम आ रहा है। तो हमने इसमें x की जगह x1 रखा और एक बार x2 रखा और इक्वल रख दिया। तो आपको दिख रहा है 3 3 कट जाएगा, ये बचा, 2 2 कट जाएगा, ये बचा, x1 इक्वल टू x2 आ गया, फंक्शन 1 1 है। अब बच्चा सोचेगा ये तो हमेशा आएगा, ऐसा नहीं होगा भाई। देखो जैसे ये फंक्शन है, इसमें हमारी डोमेन है z इंटीजर, तो मैंने दो नंबर ले लिए जो कि z से बिलोंग कर रहे हैं। मान लिया f(x1) f(x2) इक्वल है, तो इसमें एक बार x1 डाला, x2 डाला, इक्वल रख दिया, 5 और 5 कट गया, ये आ गया। फिर जब स्क्वायर उस साइड जाएगा आपको पता है x1 की वैल्यू प्लस माइनस x2 आ जाएगी, तो दो आ गए ना ये, तो ये 1 1 नहीं है। अगर सिर्फ x1 इक्वल टू x2 आता तो 1 1 होता। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है जैसे मान लो तुमने x2 को 1 ले लिया, तो x1 क्या दिख रहा है, +-1। क्या दिख रहा है, +-1। यानी ये कहना चाह रहा है दो नंबर हैं प्लस और -1, उनका आउटपुट सेम है। आप देख लो, आप इसमें 1 डालोगे तो भी 6 आएगा, -1 डालोगे तो भी 6, नहीं है ना 1 1। सही है, सिंपल तरीका है। अगर सिर्फ x1 इक्वल टू x2 आ रहा है तो 1 1 है, उसके अलावा कुछ भी आ रहा है तो 1 1 नहीं है। देखो एक क्वेश्चन और करा है, देखो फंक्शन यही है x² + 5, बस डोमेन यहाँ पे इंटीजर थी, यहाँ पे मैंने फंक्शन वही लिया, डोमेन बदल दी, अब ये 1 1 हो जाएगा अपने आप, देखना। तो ऐसा नहीं है हर फंक्शन 1 1 होता है या नहीं होता है, उसके डोमेन पे भी डिपेंड करता है। देखो यही फंक्शन है, ध्यान से देखो, x² + 5, यही फंक्शन है x² + 5, यहाँ पे डोमेन z थी, यहाँ पे मैंने डोमेन नेचुरल नंबर ही। अब देखो क्या होगा, मैंने दो नंबर लिया x1 x2 जो मेरी डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं, मान लिया f(x1) f(x2) इक्वल है, इसमें एक बार x1 डाला, x2 डाला, इक्वल रखा, 5 5 कट गया, इक्वल आ गया, इससे मिल गया ये। अब ये कह रहा है x1 इक्वल टू +-x2, लेकिन हमें पता है x1 और x2 नेचुरल नंबर है, हमने पहले ही अज्यूम किया है। हम नेचुरल नंबर है तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता कोई किसी का, तो इसलिए नेगेटिव वाला तो केस रिजेक्ट हो गया। तो एक ही बचा x1 इक्वल टू x2, और जब ये एक ही बचता है x1 इक्वल टू x2 तो हम कह देते हैं 1 1 है। सही है ना, तो फंक्शन 1 1 हो गया, ये वाला केस अपने आप रिजेक्ट हो गया क्योंकि नेचुरल थे। यहाँ पे रिजेक्ट नहीं हो पाया था क्योंकि इंटीजर थे तो नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए ये 1 1 नहीं था, ये 1 1 है। आ रहा है भाई समझ में। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो, ये इसको 1 1 चेक करना है। फिर से हमने क्या किया, रियल टू रियल था फंक्शन, ये हमारी डोमेन थी, यहाँ से हमने दो नंबर ले लिया x1 x2, मान लिया दोनों को फंक्शन में पुट करने पे आउटपुट सेम आ रहा है, तो इसमें एक बार x1 डाल दिया, एक बार x2 डाल दिया, इक्वल रख दिया। ये सब कुछ हम इक्वल के इस साइड ले आए, सब एक साइड ले आए ना, तो इन दोनों में से 2 कॉमन लिया,
ये आ गया, इन दोनों में से 3 कॉमन लिया, ये आ गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, इसको ए माइनस बी ए प्लस बी लिख दिया, x1 माइनस x2 दोनों में दिख रहा है, बाहर कॉमन आ गया, अंदर रह गया 2 इंटू एक्स वन प्लस x2, यहाँ पे रह गया +3। अब ये दो नंबर ही तो हैं, ये और दो नंबर का प्रोडक्ट कब जीरो होता है, जब दोनों में से कोई एक जीरो हो। तो एक बार हमने इसको जीरो के इक्वल रख दिया, एक बार हमने इसको जीरो के इक्वल रख दिया। जब हमने इसको जीरो रखा हमें दिखा x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, पर ये भी तो जीरो है। इसको जब हमने जीरो रखा तो हमें दिखा x1 प्लस x2 -3/2 आ रहा है। तो दो चीज़ें आ गई ना, आपको बताया था ना, सिर्फ अगर x1 इक्वल टू x2 आता तो 1 1 होता, क्योंकि ये भी आ रहा है 1 1 नहीं है। ये कहना क्या चाह रहा है कि कोई भी दो नंबर लूंगा जिनका सम -3/2 है, उन पे आउटपुट सेम हो जाएगा। आप करके देख सकते हो पक्का, कोई भी दो नंबर ले लो, मान लो आपने x1 को जीरो लिया तो x2 अपने आप -3/2 हो जाएगा ना, इस इक्वेशन के हिसाब से। अब आप इसमें पुट करके देख लो, आंसर सेम आएगा। तो दो अलग नंबर का आंसर सेम आ गया, 1 1 नहीं है। इस कंडीशन ने कह दिया 1 1 नहीं है। हाँ, अगर ये रिजेक्ट हो जाती, सिर्फ ये बचती, तो 1 1 हो जाता। ये रिजेक्ट कब हो सकती है, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है डोमेन में सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते, पॉजिटिव नंबर होते तो सम नेगेटिव नहीं हो पाता, तो मैं इसे रिजेक्ट कर देता, सिर्फ ये बचता, फिर ये फंक्शन 1 1 हो जाता। ठीक है ना, सेम फंक्शन 1 1 हो जाता अगर इसकी डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर होती। फिलहाल नहीं है, क्योंकि डोमेन रियल नंबर है, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है ना, देखो एग्जाम्पल 5 वही है, मैंने डोमेन बदल दी, बस आर पॉजिटिव कर दी, तो नेगेटिव वाला केस रिजेक्ट मार दिया। वही क्वेश्चन है, इसलिए सारा दोबारा नहीं करा, तो सिर्फ एक ही केस बचा, x1 इक्वल टू x2, फंक्शन 1 1 हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छे से 1 1 चेक करना आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखेंगे बच्चों सब्जेक्टिविटी कैसे चेक करते हैं, यानी ऑन टू कैसे चेक किया जाता है किसी फंक्शन को कि ऑन टू है कि नहीं है। ऑन टू में क्या बताया था आपको, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, कि अगर फंक्शन ए टू बी है तो बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज ए में होनी चाहिए। वही चेक करेंगे यहाँ पे, देखो कैसे। हम ना सबसे पहले मान लेंगे जो हमारा फंक्शन है उसका आउटपुट है y, जो हमारा फंक्शन है उसका आउटपुट मान लेंगे y, और आउटपुट कहाँ से आता है, b से आता है, ये हमें पता है। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे एफ एक्स इक्वल टू वाई को, और x की वैल्यू निकाल लेंगे y की टर्म्स में। ठीक है ना, फॉर x ऑब्टेन x इन टर्म्स ऑफ y, x की वैल्यू निकाल लोगे, y के टर्म्स में एक फंक्शन बन जाएगा जिसको हम बोल देंगे x इक्वल टू जी वाई, ऐसे ही नाम रख दिया जी वाई। ठीक है ना, हम फंक्शन को y के इक्वल मानेंगे, इसको सॉल्व किया जाएगा। जैसे एक छोटा सा ले लेता हूँ फंक्शन, मान लो एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 है, इसको हमने y मान लिया, इसको हम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकाली जाएगी, जैसे ये हमने निकाल ली, इसको हमने जी वाई कह दिया कि ये फंक्शन है y के टर्म्स में। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये सब करना है हमें। ये सब करने के बाद हम क्या देखेंगे, जो हमारा नया फंक्शन बना है y के टर्म्स में, अगर मैं y को b में से उसमें पुट करूँ कुछ भी, तो जो x मिलेगा वो a में है, अगर है तो भैया ऑन टू है। ऑन टू यही तो होता है ना, कि b के जो सभी एलिमेंट हैं उनके लिए प्री इमेज हो a में। तो अगर मैं क्या करूँगा, y जो है b से लूँगा, कुछ भी डालूँ, ये देखना है कुछ भी डालूँ, b में से कोई भी नंबर डालूँ, पक्का x वही मिलना चाहिए जो a में हो। इसका मतलब होता है b के हर एलिमेंट की a में प्री इमेज है, फिर कह दूंगा ऑन टू है। और कोई भी एक ऐसा नंबर b का मिल गया जो y की जगह रख के ऐसा x मिला जिसका a में नहीं है वैल्यू, तो मतलब उस एलिमेंट की प्री इमेज a में नहीं है, तो ऑन टू नहीं है। सिंपल सा मेथड है। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल है, ये फंक्शन था 2x प्लस 3, एन टू जेड था, हमने मान लिया फंक्शन का आउटपुट y है, तो y ऑब्वियस है, कहाँ से होगा, कोडोमेन से होगा, है ना, z से होगा। इसको हमने एफ एक्स को लिखा 2x प्लस 3, x की वैल्यू निकाल ली y -3/2। अब यहाँ से हमें सोचना है कि भैया अगर मैं y को ये डालूँ, कोई भी इंटीजर डालूँ, तो जो x आएगा वो क्या हमेशा नेचुरल आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। देखो एग्जांपल भी दिया हुआ है, मैंने क्या करा, y को 1 डाला, 1 इंटीजर में होगा ना, ठीक है, y को इसमें 1 डाला, सॉल्व करा, -1 आ गया, x की वैल्यू -1 आ गई, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं है। तो यानी इसमें एक ऐसा नंबर मिल गया 1 जिसकी प्री इमेज -1 होनी चाहिए थी, जो कि इसमें नहीं है, यानी 1 की कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है। ठीक है ना, -1 डज नॉट बिलोंग टू एन होना चाहिए यहाँ पे, है ना, बिलोंग नहीं करेगा एन से। तो ऐसे एक वाई मिल गया, एक भी मिल गया ना, एक भी सीधा बोल दो कि ऑन टू नहीं है। अगर आपको दिख जाता, मान लो यही फंक्शन ऐसा मान लो रियल टू रियल होता,
तो अब अगर मैं y को कुछ भी रियल नंबर डालूंगा, सॉल्व करके जो आएगा वो रियल ही तो आएगा। यहाँ पे अगर y की जगह रियल डालोगे, रियल -3/2 एक रियल नंबर आएगा। तो अगर ये रियल टू रियल होता तो ये ऑन टू हो जाता, क्योंकि हर y जो कि रियल होगा उसके लिए x रियल है, तो हर एक की प्री इमेज है। सही है। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, मैंने बस डोमेन रेंज बदली हुई है ताकि आपको ढंग से क्लियर हो जाए ऑन टू का कंसेप्ट। ये फंक्शन था, ठीक है। सबसे पहले केस में नेचुरल टू इंटीजर है, हमने एफ एक्स को वाई मान लिया। यहाँ पे हमारी कोड डोमेन इंटीजर है तो वाई इंटीजर हो गया, ठीक है। एफ एक्स को लिखा x² + 5, ये 5 उस साइड चला गया, y-5, x² की वैल्यू निकाल ली, ये आ गई। अब क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है नेचुरल टू इंटीजर है, तो जो इनपुट है वो नेचुरल नंबर होगा, तो x जो है वो नेचुरल नंबर होगा। तो नेचुरल नंबर नेगेटिव तो होते नहीं, इसीलिए मैंने इसमें से नेगेटिव वाली वैल्यू रिजेक्ट कर दी, ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो गई, x आ गया ये। अब मुझे देखना है ये जो फंक्शन आ गया नया, अगर मैं y को इंटीजर पुट करूँगा तो जो आउटपुट आएगा वो हमेशा क्या इस सेट में होगा, क्या हर एक की प्री इमेज मिलेगी, वही देखना। नहीं मिलेगी, ये तो स्क्वायर रूट है, वैसे ही नहीं दिख रहा है, नहीं मिलेगी। भाई मैंने y को देखो 7 डाला इसमें, 7 इस सेट में है इंटीजर में, है ना। 7 डाला इसमें, मेरे को √2 मिल गया, x आ गया √2। √2 नेचुरल थोड़ी होता है, तो यानी इस सेट में एक नंबर मिला 7 जिसकी प्री इमेज इसमें नहीं मिली, तो ऑन टू नहीं है। सही है ना। ऐसे रियल टू रियल में इसको सॉल्व करता, यहाँ तक तो सेम ही होता ना, x की वैल्यू ये आती, ये आती है x की वैल्यू। अब रियल टू रियल में सॉल्व कर रहा हूँ, अब क्या इसमें मैं कुछ भी रियल डालूंगा हमेशा रियल आएगा। भाई सेकंड वाले केस में सॉल्व कर रहा हूँ, तो जो y होगा वो इससे होगा ना, रियल से, तो क्या इसमें रियल डालूंगा तो हमेशा रियल आएगा, नहीं आएगा, दिख रहा है। y को हमने 4 डाल दिया, देखो 4 एक रियल नंबर है ना, y को 4 डाला, स्क्वायर रूट में -1 आ गया, विच इज आयोटा इमेजिनरी नंबर है, तो वो इसमें तो नहीं है। तो यानी इस सेट में से मेरे को y की ऐसी वैल्यू मिली 4 जिसकी प्री इमेज जो कि है आयोटा आ रही है, जो कि इस रियल में नहीं है, तो उसकी प्री इमेज नहीं है, तो ऑन टू नहीं है। अब ये होता तो ऑन टू हो जाता कि भैया मान लो ये हमारा आया x=this। अब मैं y को अगर 5 से इन्फिनिटी तक कुछ भी डालूँ, 5 से इन्फिनिटी तक, इसमें देखो 5 डालूंगा दिख रहा है 0 आएगा, 5 डालूंगा क्या आएगा 0, और 5 से बड़ा कोई भी नंबर डालूंगा तो रूट में पॉजिटिव आएगा। आप 6 डाल लो 1 आ जाएगा, 7 डाल लो 2 आ जाएगा, 8 डाल लो 3 आ जाएगा, तो सभी तो रियल है, चाहे रैशनल है चाहे इरेशनल है, रियल तो है ना। तो अगर मैं y यहाँ से डालूंगा तो जो प्री इमेज है वो रियल ही मिलेगी, यानी इसमें मिलेगी हर एक की प्री इमेज है, तो उस केस में ऑन टू हो जाएगा। देखो वही लिखा है, y अगर 5 से इन्फिनिटी है, दिया हुआ है y 5 से इन्फिनिटी है, सही है ना, तो जो y-5 है वो ऑब्वियस है 0 से बड़ा होगा। y-5 क्या होगा, 0 से बड़ा, क्योंकि y 5 से इन्फिनिटी है, 5 से बड़ा है, तो y-5 0 से बड़ा होगा, और y-5 का स्क्वायर रूट भी 0 से बड़ा होगा, है ना। और ये हमारा x के इक्वल है, तो x तो पॉजिटिव ही आ गया, रियल नंबर ही आ गया, है ना, पॉजिटिव रियल आ गया। और बाहर अगर माइनस लगा होगा तो नेगेटिव रियल आ जाएगा, आएगा तो रियल ही ना, तो ऑन टू है। ठीक है, बात आ गई समझ, आगे बढ़ते हैं। तो अब बच्चों इस वीडियो में हम करने वाले हैं वो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे। अब इसमें से क्वेश्चन 2 नंबर का भी आ सकता है, 5 नंबर का भी आ सकता है, 3 नंबर का भी आ सकता है, ठीक है। तो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन तो लिख लो, खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हो, सोल्यूशन भी मैंने करा ही हुआ है। ये 20 क्वेश्चन आपको अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करने हैं, इससे बाहर नहीं आएगा अगर 5 मार्कर आया, पक्का बता रहा हूँ, ठीक है। केस स्टडी तो थोड़ी सी अलग ही होती है देखने में, तो केस स्टडी की आप प्रैक्टिस कर लो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा पक्का। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है सिग्नम फंक्शन, आपने 11th में देखा होगा, कह रहा है शो करो, ये 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। तो 1 1 तो नहीं है, सिंपल कहानी है, ये कह रहा है एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी कुछ भी होगी तो आउटपुट 1 आ रहा है, यानी मैं फंक्शन में 1 डालूंगा तो भी 1 आएगा, 2 डालूंगा तो भी 1 आएगा। बोल रहा है ना 0 से बड़ा कुछ भी डालोगे तो 1 आएगा, कुछ भी डाल लो आप, 50 भी डाल लोगे तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 की आउटपुट भी 1 है, 2 का आउटपुट भी 1 है, दोनों की इमेज सेम हो गई तो 1 1 नहीं है, सिंपल। ऑन टू भी नहीं है, क्यों नहीं है ऑन टू, देखो आउटपुट यही 3 नंबर आ रहे हैं, 1 0 और -1, ये हमारी रेंज आ रही है, आउटपुट यही आ रहा है, मैं एक्स कुछ भी डाल लूँ, पर कोडोमेन क्या दी हुई है, ऑल रियल नंबर दी हुई है। तो कोडोमेन और रेंज क्योंकि इक्वल नहीं है तो फंक्शन ऑन टू कैसे हो जाएगा, है ना, क्योंकि आउटपुट यही आ रहा है ना, 2 3 4 आ रहा है, कुछ भी आउटपुट आ रहा है क्या,
टू तो आ नहीं रहा आउटपुट, इसमें तो टू है। अब टू आउटपुट नहीं आ रहा है, इसका मतलब टू की कोई प्री इमेज नहीं है, ऑन टू नहीं है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, कह रहे शो करो वन वन ऑन टू, कुछ भी नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन याद है ना भाई, इसमें हम पॉइंट वन डालते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है, जीरो। पॉइंट टू डालेंगे तो भी रिजल्ट क्या मिलेगा, जीरो। पॉइंट नाइन डालता तो भी रिजल्ट क्या मिलता है, जीरो। तो सेम इमेज तो आ गई भाई, इसकी भी इमेज जीरो आ रही है, इसकी भी इमेज जीरो। दो अलग अलग नंबर की सेम इमेज आ गई, तो वन वन नहीं है, खत्म। ऑन टू चेक करना है, आपको पता होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट हमेशा इंटीजर आता है, तो रेंज हमेशा इंटीजर आएगी। पर कोडोमेन क्या दी हुई है, रियल नंबर। आंसर हमेशा इंटीजर आ रहा है, ऐसे वन टू माइनस वन जीरो, तो 1.1 तो आ नहीं रहा कभी भी आंसर, पर इसमें तो 1.1 है ना, तो 1.1 की प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब ऑन टू नहीं है। रेंज इंटीजर, कोडोमेन रियल नंबर, कोडोमेन रेंज इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। अगला देखते हैं, मॉडुलस फंक्शन है, इसको भी शो करना है वन वन ऑन टू नहीं है। तो ये तो बहुत ही आसान है भाई, मॉडुलस फंक्शन में आपको पता है, इसमें माइनस वन डालूंगा तो भी वन आएगा, वन डालूंगा तो भी वन, तो दो अलग अलग नंबर की सेम इमेज आ गई, तो इसलिए वन वन नहीं है। आउटपुट हमेशा इसका पॉजिटिव आता है, यानी रेंज आएगी जीरो से इन्फिनिटी। कोडोमेन है ऑल रियल नंबर, फिर से वही, क्योंकि रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, फंक्शन ऑन टू नहीं है। सही है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये फंक्शन है पूरा, ठीक है, रियल टू रियल है, ए और बी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं यहाँ पे, ए जीरो नहीं है, याद रखना है। हमें शो करना है बाइजेक्टिव फंक्शन है, यानी वन वन भी है, ऑन टू भी है, ठीक ठीक है। तो पहले वन वन चेक करेंगे, कैसे चेक किया जाता है वन वन। दो नंबर लेते हैं x1 और x2 जो कि डोमेन में लाई कर रहे हैं, मान लेते हैं fx1 fx2 इक्वल है। तो फंक्शन में एक बार x की जगह x1 लिखा, एक बार x2 लिखा, b और b कट गया, ये a भी कट गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया, हो गया वन वन। यही सीखा था ना अभी। ऑन टू चेक करने के लिए फंक्शन को क्या मानते हैं, y मान लेते हैं, और y कहाँ से आता है, कोडोमेन से, जो कि रियल नंबर है। ए एक्स प्लस बी को y मान लिया, x की वैल्यू निकाल ली। अब क्वेश्चन में दिया हुआ देखो a जीरो नहीं है, अगर a बाई चांस जीरो होता तो x नॉट डिफाइंड आ जाता, फिर ऑन टू नहीं होता है ना। अब क्वेश्चन में क्योंकि बोला है a जीरो नहीं है, तो वो तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब अगर आप देखो, मान लो a कोई नॉन जीरो नंबर है, कुछ भी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप y को इस कोड डोमेन में से कुछ भी डालोगे, यानी कोई भी रियल डालोगे, तो x तो रियल ही आएगा। भाई ये नंबर रियल कब नहीं होता, जब इसके डिनोमिनेटर में जीरो होता है, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि a जीरो नहीं है। या फिर ये नंबर रियल कब नहीं होता, जब स्क्वायर रूट में नेगेटिव यानी इमेजिनरी मिलता है, स्क्वायर रूट तो है ही नहीं। तो अब मैं y को कुछ भी रियल डाल दूं, ये प्लस माइनस करके x हमेशा रियल आएगा, यानी इसमें मिलेगा प्री इमेज सबकी मिलेगी, तो ऑन टू है, वही लिखा है। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R, जितने भी y इस सेट में होंगे, x एग्जिस्ट करेगा इस सेट में, सबकी प्री इमेज है, फंक्शन ऑन टू है, खत्म। अगला देखते हैं। अब ये देखो, cos x फंक्शन दिया हुआ है, शो करना है वन वन भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। तो आपको पता ही होगा, ट्रिगो अगर ठीक ठाक आती है तो भैया cos जीरो भी क्या होता है, वन होता है, और cos में टू पाई डालेंगे तो भी क्या होगा, वन होगा। तो दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है, इसलिए फंक्शन वन वन नहीं है। cos का आउटपुट हमेशा माइनस वन से वन होता है, cos की वैल्यू कभी वन से ज़्यादा नहीं होती है ना, माइनस वन से वन होता है, तो ये रेंज हो गई। कोडोमेन दी हुई है ऑल रियल नंबर, कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, फंक्शन ऑन टू नहीं है। अगला देखते हैं। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आने के बहुत चांसेस रहते हैं, ढंग से समझना, एक एक स्टेप आपको लिख के आना है, ठीक है। हाँ तो देखो, फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें, ये x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, फंक्शन ए टू बी है, ए हमारी डोमेन है, क्या है ए, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट टू, यानी मैं इसमें टू नहीं रख सकता, वो तो दिख ही रहा है, टू पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और बी क्या है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट वन, यानी आउटपुट कभी वन नहीं आएगा, कोई भी रियल नंबर आएगा, ये कहना चाह रहा है। ए में सारे रियल नंबर है टू के अलावा, बी में सारे रियल नंबर है वन के अलावा, याद रखना है, ठीक है। अब हमें शो करना है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, यानी वन वन ऑन टू दोनों है। पहले वन वन चेक कर रहे हैं, मेथड आपको बताया था, दो नंबर ले लोगे x1 x2 जो कि डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं ए से, मान लिया fx1 fx2 इक्वल है, इसमें x1 पुट किया, ये x2 पुट किया, सिंपल कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमने ब्रैकेट्स खोले, x1 x2 कट गया, टू से टू कट गया, ये टू x1 था, ये भी x1 था, एक साइड कर लिया, ये x2 था, टू x2 था, एक साइड कर लिया,
ये दोनों ऐड हो गए, -x1 आ गया, ये दोनों ऐड हो गए, -x2 आ गया, माइनस माइनस कट गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया, फंक्शन 1 1 हो गया। तो 1 1 तो आसान था। ऑन टू देखते हैं। ऑन टू में हम क्या करते हैं, एफ एक्स को y मान लेते हैं, y b से बिलोंग करता है हमें पता है, फंक्शन की वैल्यू लिखी, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, सही है। x वाली दोनों टर्म्स एक साइड कर ली ताकि इसमें से x कॉमन निकल जाए और ये नीचे चला गया, x की वैल्यू y की टर्म्स में आ गई। अब ये जो फंक्शन बन गया, हमने देखना है y को अगर b से पुट करूँगा तो x क्या हमेशा a से आएगा। b क्या था अगर आपको याद हो तो, b एक सेट था ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। b में 2 नहीं है ना, कि 1 नहीं है, देखो एक बार जाके, b में 1 नहीं है, सॉरी कोई बात नहीं, b था ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। हाँ यहीं से पता लग जाना चाहिए क्योंकि y को 1 नहीं रख सकते हम, है ना, 1 रखेंगे तो x नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि b बिलोंग कर रहा है किससे, y से, मतलब y बिलोंग कर रहा है b से, तो y 1 नहीं हो सकता, यहाँ पे दिख रहा है। मान के देख लेते हैं एक बारी क्या जा रहा है, y को 1 मान के देख लेते हैं। y को अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँगा तो x क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, तो मत रखो, सिंपल। अच्छा एक चीज़ और है कि भैया x जो है वो 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना x a से बिलोंग कर रहा है, तो मैंने x को 2 डाल के देखा, इसमें इसमें x को 2 डाला, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 2y कट गया, 1 इक्वल टू 2 आ गया, तो गलत बात है, 1 और 2 इक्वल थोड़ी होते हैं, यानी x 2 नहीं हो सकता। तो मुझे यहाँ से क्या दिख रहा है कि भैया x कभी नॉट डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि y 1 नहीं हो सकता, क्वेश्चन में बोला हुआ है y b से बिलोंग कर रहा है और b में 1 है ही नहीं। और कुछ भी रियल डालूंगा तो रियल ही आएगा, उनके अलावा कुछ भी रियल डालूंगा तो रियल आएगा। बट अगर बाई चांस इधर से 2 आ जाता तो 2 तो इसमें नहीं है, बट 2 भी नहीं आ रहा, मैंने देखा है, मैंने x को 2 रख के देखा है, तो ये तो गड़बड़ हो गई, तो x कभी 2 आ ही नहीं रहा। यानी इस एक्सप्रेशन में मैं कोई भी y डाल रहा हूँ 1 के अलावा, x हमेशा रियल मिल रहा है जो कि मेरे a सेट में है, सही है ना। तो हर y के लिए, हर y जो कि b से बिलोंग कर रहा है उसके लिए एक x a में है, सबकी प्री इमेज है, सही है, सबकी प्री इमेज है। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू दिस जो कि b सेट है, देयर एग्जिस्ट एन x बिलोंग्स टू दिस जो कि a सेट है। फंक्शन ऑन टू हो गया, ऑन टू हो गया तो बाइजेक्टिव हो गया। ये वाला स्टेप बच्चे करते नहीं है, करके जरूर दिखाना भाई। बच्चे ना इसके बाद सीधा ये लिख देते हैं कि y को रियल डालूंगा तो x हमेशा रियल आएगा, पर ये भी तो दिखाना है कि x 2 नहीं आ सकता, क्योंकि इस सेट में तो 2 है ही नहीं ना, तो अगर x 2 आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। किसी भी y के लिए अगर x 2 आ जाएगा तो, मान लो कोई ऐसा y है रैंडम, मान लो कुछ भी y की वैल्यू होती जिसके लिए आउटपुट मेरे को सॉल्व करके 2 मिल रहा है, x 2 मिल रहा है, तो प्री इमेज नहीं मिलेगी ना, 2 तो है ही नहीं है में, तो उस y की प्री इमेज नहीं है। तो ये स्टेप दिखाना बहुत ज़रूरी है कि x 2 नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये फंक्शन देखो, इसे दिखाना है कि मैन इवन है, कैसा है, मैन इवन और ऑन टू है। तो मैन इवन तो सिंपल ही दिख गया, ये कह रहा है एन अगर ऑड है तो ये फंक्शन यूज़ करना है, एन अगर इवन है तो ये यूज़ करना है। मान लो मैं F1 निकाल रहा हूँ, तो मैं इनपुट ऑड ले रहा हूँ ना, तो इसमें डालूंगा, इसमें 1 डाला मैंने, 1 आ गया। फिर मैं F2 निकाल रहा हूँ तो इवन वैल्यू डाल रहा हूँ, इसमें डालूंगा 2/2 1 आ गया। तो 1 से भी 1 आ रहा है, 2 से भी 1 आ रहा है, दो की सेम इमेज आ रही है, 1 1 नहीं है, इसका मतलब मैन इवन है, सही है। ऑन टू है ये, देखो ऑन टू कैसे प्रूव करा हमने। ऑन टू के लिए क्या बताया था आपको, जो फंक्शन है उसको y मान लेते हैं, ये हमने फंक्शन को y मान लिया, ठीक है। तो वैसे तो दो केस बना के आप अलग अलग सॉल्व कर सकते थे, केस 1 में n को ऑर्डर ले लेते, इसके इक्वल लेते, केस 2 में n को इवन लेते, इसको इसके इक्वल, ये एक साथ ही सॉल्व कर दिया मैंने। तो एक बार y को हमने इसके इक्वल रख दिया, एक बार y को इसके इक्वल रख दिया, यहाँ से हमको देखो क्या मिल गया, n मिल जाएगा 2y माइनस 1, यहाँ से भी n मिल जाएगा 2y, सही है। अब आप देखो यहाँ पे, जब आप n को ऑड डालोगे आपको y कैसा मिलेगा, डाल के देखो कुछ, ऑड डालना। जब मैं n को यहाँ पे 1 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1। जब मैं यहाँ पे n को 3 डालूंगा मेरे को मिलेगा 2। मैं n को यहाँ पे 5 डालूंगा मेरे को मिलेगा 3। नेचुरल नंबर मिल रहे हैं ना, तो n को जब मैं कुछ भी ऑड यहाँ पे डाल रहा हूँ, y मेरे को कैसा मिल रहा है, नेचुरल नंबर। ऐसे इस वाले में जब मैं n को इवन डालूंगा तब भी y क्या मिल रहा है, नेचुरल नंबर, सही है। तो n इक्वल टू दिस आ गया। अब मैं ये देखूंगा y नेचुरल है, क्या इसमें y नेचुरल डालूंगा
तो मेरे को जो n मिलेगा वो मेरे डोमेन में से मिलेगा। देखो आप इसमें कोई भी y नेचुरल डालोगे ऑड नंबर आता है, आपको पता है ऑड नंबर की एक्सप्रेशन है। इसमें कोई भी y नेचुरल डालोगे इवन आता है। तो ये वाले y ऑड नंबर दे रहे हैं, ये वाले y इवन नंबर दे रहे हैं, तो ऑड प्लस इवन ऑल नेचुरल नंबर हो गए। तो मुझे पता चल गया कि y को मैं कुछ भी नेचुरल डालूंगा मुझे n हमेशा नेचुरल मिल रहा है। तो हर एक y की प्री इमेज है। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट एन n बिलोंग्स टू n। तो फंक्शन ऑन टू हो गया, खत्म है ना। ये देखो भाई, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है, बच्चों को लिखना नहीं आ पाता तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, थोड़ा सा अजीब सा लगता है लोगों को, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन बन रहा है ना वो a क्रॉस b और b क्रॉस a के बीच में है। a क्रॉस b और b क्रॉस a, ठीक है ना। a क्रॉस b मान लो ऐसा कोई सेट होगा जिसमें कोऑर्डिनेट होंगे ऐसे a b c d e f ऐसे होंगे, है ना। और b क्रॉस a फिर उसका रिवर्स्ड होगा, उसमें भी कोऑर्डिनेट होंगे ऐसे b a b c f e। तो इन दो सेट्स के बीच में फंक्शन बना है, यहाँ से डलेगा इनपुट, यहाँ से आएगा आउटपुट। अब ये फंक्शन कर क्या रहा है, फंक्शन क्या कर रहा है, उसमें अगर मैं कोऑर्डिनेट पुट कर रहा हूँ ए बी तो मेरे को मिल रहा है बी ए, यानी उस कोऑर्डिनेट को रिवर्स कर रहा है। बस ये फंक्शन है, चेक करना है 1 1 ऑन 2 है कि नहीं। आप 1 1 कैसे चेक करते हो, कोई फंक्शन अगर ए टू बी होता है तो आप x1 और x2 दो नंबर लेते हो जो कि बिलोंग करते हैं ए से, ठीक है। तो हमने वही करा है, दो कोऑर्डिनेट लिए हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं ए क्रॉस बी से। बच्चे सोचते हैं इसे सेम लो, A1 लो तो इसे भी A1 लो, ऐसा थोड़ी है भाई। ये सेट है ए क्रॉस बी, उसमें कोऑर्डिनेट्स है मान लो ए बी सी डी। तो मैं दो कोऑर्डिनेट लूंगा ना, एक x1 और एक x2। ये थोड़ी लूंगा कि उनके x और y भी इक्वल होने चाहिए, है ना। तो ये दो कोऑर्डिनेट है, ये x1 और ये है x2, जो हमने मान लिया हमारे डोमेन वाले सेट से बिलोंग कर रहे हैं। फिर मैंने देखा, मैंने मान लिया कि इन दोनों को अगर मैं फंक्शन में पुट करूंगा यानी f ऑफ x1 और f ऑफ x2 इक्वल है, ऐसा मान लिया। यही तो करते थे। तो एक बार इसको फंक्शन में डाल दिया a1 b1 को, एक बार इसको फंक्शन में डाल दिया a2 b2 को और मान लिया इक्वल है। f में a1 b1 डालेंगे, f में a2 b2 डालेंगे, मान लिया सेम है। अब f में जब हम a1 b1 डालेंगे, f क्या करता है, a b को रिवर्स कर देता है ba। तो a1 b1 को क्या कर देगा, वो b1 a1। a2 b2 को क्या कर देगा, b2 a2। ये बचपन में पढ़ा है आपने, जब कोऑर्डिनेट इक्वल होते हैं तो x वाला x के इक्वल हो जाएगा, y वाला y के इक्वल हो जाएगा। तो जब b1 b2 के इक्वल है a1 a2 के, तो मैं इनको किसी भी ऑर्डर में देख सकता हूँ। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ a1 b1 a2 b2 के इक्वल हो जाएगा, है ना। a1 a2 के सही है, b1 b2 के। तो क्या पता चला कि ये जो मेरे x1 और x2 थे वो इक्वल आ गए ना। तो फंक्शन 1 1 हो गया। अब ऑन टू कैसे चेक करते थे, ऑन टू में हम fx को y मान लेते थे, ऐसे ही करते थे ना। और y बिलोंग करता था b से, हमारे बाद वाले सेट से। तो यहाँ में हमने क्या माना, क्या करा जी, यहाँ पे एक y लिया, इसको y बोल रहा हूँ, जो कि बिलोंग कर रहा है इस सेट से, समझ लो ये y है। और ऐसा मान लिया जो फंक्शन है हमारा fx वो y के इक्वल है, fx इक्वल टू y, ठीक है। तो f ऑफ ए बी क्या है भाई, b है, सही है। ये इसके इक्वल हो गया, फिर वही b किसके इक्वल हो गया, b1 के, a किसके इक्वल हो गया, a1 के। तो इससे पता चल गया ए बी किसके इक्वल है, a1 b1 के। a है ना a1 के इक्वल, b है b1 के, तो ए बी किसके इक्वल हो गया, a1 b1 के। यानी मैं कह सकता हूँ जो b1 a1 मेरा y था, जो उसके लिए एक x एग्जिस्ट कर रहा है, कौन, ए बी, यानी a1 b1। हर b1 a1 के लिए, हर y के लिए x एग्जिस्ट कर रहा है, किसमें, इस वाले सेट में। भाई सिंपल है, अगर ये b क्रॉस a में होगा तो इसका जो उल्टा है a1 b1 वो तो a क्रॉस b में होगा। तो हर y का x एग्जिस्ट कर रहा है, हर y जो कि इस सेट में, उसका x इस सेट में है, हर एक की प्री इमेज है, फंक्शन ऑन टू हो गया, खत्म, बाइजेक्टिव है, ठीक है। अगला करते हैं। अब ये फंक्शन है, फंक्शन की डोमेन क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, को डोमेन क्या है, -9 से इन्फिनिटी। हमें दिखाना है कि बाइजेक्टिव है। तो पहले हमने दो नंबर लिए x1 x2 जो कि डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं आर पॉजिटिव से, दोनों फंक्शन में डाल दिया x1 x2, मान लिया इक्वल है। एक बार x1 डाला, एक बार x2, ठीक है ना। 9 और 9 तो कट जाएगा, सारा सामान एक साइड ले आए, इन दोनों में से 5 कॉमन, इन दोनों में से 6 कॉमन, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, क्या होता है वो, a माइनस बी a प्लस बी।
फिर ये माइनस भी कॉमन ले लिया, एक स्टेप खा गया मैं, ठीक है ना, इतना तो आप कर ही लोगे, अंदर ये बच गया। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी करा था, दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, तो एक बार इसको जीरो रख दिया, एक बार इसको जीरो रख दिया, यहाँ से x1 इक्वल टू x2 आ गया, यहाँ से x1 प्लस x2 माइनस 6/5 आ गया। तो अगर तो ये दोनों ही मिल रहे होते तो फंक्शन 1 1 नहीं होता, बट क्योंकि x1 और x2 रियल पॉजिटिव है तो सम नेगेटिव नहीं हो सकता, ये रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया ना, यही बचा, तो फंक्शन 1 1 है। यहाँ अगर रियल पॉजिटिव की जगह रियल होता तो ये सिनेरियो भी पॉसिबल था, फिर 1 1 नहीं होता, ठीक है। ऑन टू चेक करना था, ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, एक y लेंगे जो कि इससे बिलोंग कर रहा है, ले लिया, और फंक्शन को y के इक्वल मान लिया। अब इस क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालना y के टर्म्स में थोड़ा टेढ़ा लगता है बच्चों को, है कुछ खास नहीं है वैसे, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए। तो ये फंक्शन को हमने y के इक्वल रखा था, y को हम इस साइड ले आए, अब हमने x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालनी होती है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, सही है। तो ये जो है 5 वो a हो गया, 6 हो गया b, और ये पूरा का पूरा हो गया हमारा c। तो इस फॉर्मूले में डाल दिया और ये हमने x निकाल लिया। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। x की दो वैल्यूज आ रही है बच्चों, एक -3 प्लस दिस, एक -3 माइनस दिस, और क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है x पॉजिटिव रियल नंबर है जो डोमेन है, तो जो -3 माइनस दिस वैल्यू है ये तो हमेशा नेगेटिव होगी, तो रिजेक्ट हो जाएगी, ये वाली बचेगी, ये x की वैल्यू आ गई। अब मुझे यहाँ से देखना है कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। अब ये वाले को मैं आराम से ऑन टू देख सकता हूँ, कैसे, मेरे को y दिया हुआ था -9 से इन्फिनिटी, y दिया हुआ था, अब मैं इससे x निकाल लूँगा, पता लग जाएगा क्या है। क्या किया देखो, y की वैल्यू -9 से इन्फिनिटी थी, ये वाला फंक्शन सेम बनाऊंगा मैं, इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी खेलेंगे। जिन बच्चों की स्ट्रॉन्ग है उन्हें तो फटाफट समझ में आ जाएगा, जिनकी वीक है तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला ही था कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है भैया, इनइक्वालिटी सीखो वहाँ से, ठीक है। तो ये y दिया हुआ था, यहाँ पे चाहिए था 5y, मैंने तीनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 से करा, इसको 5 से करा, ये प्लस 54 है, मैंने तीनों साइड 54 ऐड करा, इसमें 54 ऐड करूँगा 9, इन्फिनिटी में ऐड करूँगा 54, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर स्क्वायर रूट है ना, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाया, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया, इन्फिनिटी का इन्फिनिटी रहेगा। फिर -3 ऐड करना है, सारी जगह -3 ऐड करा तो ये 0 हो गया, इन्फिनिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर 5 से डिवाइड करना है, फिर से 0 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन्फिनिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमें मिल गया x। और x कैसा मिला हमें, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी यानी पॉजिटिव रियल नंबर। तो यानी y अगर मैं -9 से इन्फिनिटी लूँगा तो x हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव रियल नंबर, यानी हर एक y जो इस सेट में है उसका x इसमें है, तो फंक्शन ऑन टू है। वही बात लिखिए, x 0 से इन्फिनिटी है तो x पॉजिटिव रियल नंबर है हर y के लिए, हर y की प्री इमेज है, फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं। अब ये भी देखो सेम सा क्वेश्चन है बट उससे बेटर है, उससे थोड़ा बड़ा है। क्यों, इसमें 1 1 ऑन टू चेक करना है, और कह रहा है अगर ऑन टू नहीं है तो कोडोमेन को मॉडिफाई करो ऑन टू बनाने के लिए। तो 1 1 तो बिल्कुल सेम चेक करा हुआ है, बिल्कुल सेम, आप खुद से पढ़ लेना, बिल्कुल सेम उसकी तरह है। ऑन टू भी चेक करना है, ऑन टू भी कर लेते हैं चेक, देखो पीछे ये हमने ऑन टू भी चेक करा है, बिल्कुल सेम, ठीक है। मैंने एक्स की वैल्यू निकाली है, बिल्कुल सेम उसी पिछले क्वेश्चन की तरह, पर यहाँ पे गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, क्या देखो, को डोमेन है ऑल रियल नंबर, डोमेन है 0 से इन्फिनिटी, ये आया एक्स, तो यानी वाई को मैं कोई भी रियल नंबर डाल सकता हूँ। अब क्या वाई को जब कुछ भी रियल डालूंगा एक्स आएगा 0 से इन्फिनिटी, नहीं आएगा, दिख रहा है, ये देखो वाई को मैंने -6 डाला, रियल नंबर में होता है ना -6, वाई को यहाँ पे -6 डाला, एक्स आ गया -1/3, जो कि इसमें नहीं है, यानी मेरे को ऐसा वाई मिल गया रियल नंबर में जिसकी प्री इमेज एक्स इसमें नहीं है, तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो ये वाला फंक्शन ऑन टू नहीं है जी। अब क्या करें, अब उसने कहा था मॉडिफाई करो कोडोमेन को, तो आपको पता है किसी भी फंक्शन की अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाए तो वो क्या बन जाता है, ऑन टू बन जाता है। तो मेरे को बेसिकली करना क्या है, बस इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। अगर मैं इसकी रेंज निकाल दूँ और उसी रेंज को मैं कोडोमेन बना दूँ, फंक्शन अपने आप ऑन टू हो जाएगा। तो बस यही करा है हमने, रेंज निकाली है। कैसे निकाली है, रेंज मतलब आउटपुट, इनपुट हमें दिया हुआ था, ये इनपुट होता है ना,
तो बस x से हम रेंज निकाल लेंगे, इनपुट से आउटपुट निकाल लेंगे। देखो x दिया हुआ है 0 से इन्फिनिटी, और x की वैल्यू ये अभी हमने निकाली थी, तो इस x की जगह हमने ये लिख दिया। अब फिर वो इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी खेलेंगे, y निकालना है, यहाँ से 3 हटाना है, तो तीनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करा, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इन्फिनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर क्या करा जी, ये -1 था, इसको हटाना था, तो तीनों तरफ 1 ऐड करा, तो 0 पे 1 ऐड करा तो 1 हो गया, इन्फिनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर स्क्वायर रूट हटाना था तो स्क्वायरिंग करी, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इन्फिनिटी का इन्फिनिटी रहेगा। फिर ये 6 हटाना था तो -6 कर दिया सब जगह, ये -5 हो गया, इन्फिनिटी पे फर्क नहीं पड़ा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -5 से इन्फिनिटी। यानी अगर x को 0 से इन्फिनिटी डालेंगे हम फंक्शन में, हमें आउटपुट ये मिलेगा, ये हमारी रेंज है। तो इसी रेंज को अगर मैं कोडोमेन बना दूं, क्या बना दूं, कोडोमेन, तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। हमें पता है फंक्शन ऑन टू होता है अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल होती है, तो ये फंक्शन ऑन टू बन जाएगा जब कोडोमेन क्या हो जाएगी ये। तो अब जो फंक्शन बनेगा वो पहले जो था वो क्या था, 0 से इन्फिनिटी टू रियल नंबर, इसको हटा दो, इसकी जगह क्या लिख दो, -5 से इन्फिनिटी, बन गया ऑन टू। ठीक है, अगला करते हैं। ये फंक्शन है, शो करना है बाइजेक्टिव है, ठीक है ना। डोमेन ऑल रियल नंबर, को डोमेन -1 से 1। पहले मॉड एक्स दिया हुआ है, मॉड एक्स को रीडिफाइन करना आपको आता होगा। जब एक्स लेस देन 0 होगा तो ये माइनस हो जाता है, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है प्लस एक्स हो जाता है। अब 1 1 चेक करना है, यहाँ पे केस बनाने पड़ेंगे भाई। क्या बनाने पड़ेंगे, केस। देखो कैसे, x1 और x2 रियल नंबर लेना है, ये तो पता ही है क्योंकि डोमेन हमारी रियल है। पर अब रियल में तो पॉजिटिव नेगेटिव सब होता है ना, तो केस बनेंगे। एक बार लिया x1 x2 दोनों पॉजिटिव है और फंक्शन में डाल दिए, मान लिया f1 x2 बराबर है। अब जब दोनों ही पॉजिटिव है तो इसमें डालेंगे ना, x1 भी इसमें डालेगा, x2 भी इसमें, तो इसमें x1 डाला ये आ गया, x2 डाला ये आ गया, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये कटे, x1 इक्वल टू x2 आ गया। एक बार मान लिया दोनों नेगेटिव है, दोनों कैसे हैं, नेगेटिव है, x1 और x2, और फिर वही f(x1) इक्वल टू f(x2). अब दोनों नेगेटिव हैं तो इसमें डालेंगे, ठीक है ना। इस वाले में एक बार x1 डाल दिया, एक बार x2 डाल दिया, फिर सॉल्व किया, x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, जब दोनों पॉजिटिव हैं तो f(x1) इक्वल टू f(x2) तभी होगा जब x1 इक्वल टू x2 होगा। जब दोनों नेगेटिव हैं तब भी f(x1) f(x2) इक्वल तभी होगा जब x1 इक्वल टू x2 होगा। यहाँ से तो 1 1 पता लग रहा है। इधर आ जाते हैं, इधर देखो x1 0 से बड़ा है, x2 0 से छोटा है, इसको हमने पॉजिटिव लिया, इसको नेगेटिव। जब एक नंबर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो वो इक्वल तो नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, ठीक है। x1 पॉजिटिव है, मैंने इसमें डाल दिया, इसमें पॉजिटिव नंबर डालूंगा, तो इतना तो हमें दिख ही रहा है कि भाई कुछ भी पॉजिटिव इसमें डालोगे, x1 अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट पॉजिटिव ही आएगा, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव। x1 पॉजिटिव है ना, तो 1 + x1 भी तो पॉजिटिव होगा, तो ये पूरा रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव। और x2 नेगेटिव था, तो भैया अब मैं नेगेटिव डालूंगा तो इसमें डालूंगा, अब इसमें डाला, x2 नेगेटिव है तो ऊपर नेगेटिव नंबर हो गया तो नीचे पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव है। तो ये आ रहा था पॉजिटिव, ये आ रहा था नेगेटिव, तो इक्वल नहीं है ना, यानी जब नंबर इक्वल नहीं है तो आउटपुट भी इक्वल नहीं है, यानी हर एक की अलग इमेज है, वही तो बात हो गई, सेम कहानी यहाँ बताई हुई है। तो चारों केस आपको सॉल्व करने हैं, पूरा सेम लिख के आना है कि भैया जब नंबर दोनों पॉजिटिव हैं तो नंबर इक्वल हो सकते हैं, जब नंबर दोनों नेगेटिव है नंबर इक्वल होंगे, जब नंबर ही इक्वल नहीं है तो आउटपुट कहाँ से इक्वल हो जाएगा। तो चारों क्या कह रहे हैं, यही बता रहे हैं कि 1 1 है, f(x1) f(x2) तभी इक्वल होगा जब x1 x2 इक्वल होंगे। यही तो पढ़ा है हमने कि ये इक्वल है तो x1 x2 इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल है तो x1 x2 इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल नहीं है तो x1 x2 इक्वल नहीं होना चाहिए। सही है ना, तो 1 1 हो गया। अब ऑन टू चेक करना है, ऑन टू के लिए फिर से हम क्या करते हैं, y लेते हैं जो कि हमारा कोडोमेन से होता है, कोडोमेन था -1 से 1, फंक्शन को मान लिया y के इक्वल, ये पूरा हमारा फंक्शन था, इसको हमने y मान लिया, ये y को मैं अंदर ले गया है ना, एक बार इसके इक्वल लिख दिया, एक बार इसके। फिर अब इसको सॉल्व करके y निकालना है, तो इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा यहाँ, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये आ गया। यहाँ से क्या किया हमने, x वाली टर्म को उस साइड ले गए, इसमें भी x वाली टर्म को उस साइड ले गए ताकि x वाली टर्म से एक साइड हो जाए, इन दोनों में से x कॉमन, इन दोनों में से भी x कॉमन, ये आ गया। फिर ये नीचे आ जाएगा तो x की वैल्यू आ गई, आ गई। अच्छा यहाँ से एक चीज़ दिमाग लगाना, अभी फंक्शन x में चल रहा था तो x लिखा हुआ था, अब y में बन गया तो y लिखना है, कैसे लिखेंगे देखो,
इसको देखो आप, x पॉजिटिव है, x अगर यहाँ पॉजिटिव डालूंगा तो y कैसा आएगा, पॉजिटिव, इसलिए मैंने y क्या लिखा है, पॉजिटिव। x अगर मैं यहाँ नेगेटिव डालूंगा तो ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, इसलिए y क्या लिखा है, नेगेटिव। तो ये हमारा आ गया फंक्शन का इन्वर्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, x की वैल्यू आ गई y के टर्म्स में। तो ये x था, मैं इसको बाहर ले आया, ये दो वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आप ध्यान से देखो, इसको मैं क्लब करके ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस वाई प्लस वाई को ऐसे लिखा जा सकता है कि y 0 से बड़ा है तो माइनस वाई है, y 0 से छोटा है तो प्लस वाई है। तो ये माइनस मोड वाई हो गया ना। आप माइनस मोड वाई को अगर डिफाइन करोगे, जब y लेस देन 0 होगा तो इसको आप माइनस वाई लिखते हो, एक माइनस पहले से बाहर है तो प्लस वाई हो जाएगा, सही है। और जब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो आप इसको प्लस वाई लिखते हो, माइनस पहले से बाहर है। तो जब y ग्रेटर देन 0 है तो माइनस वाई है, y लेस देन 0 है तो प्लस वाई है, ग्रेटर देन 0 पे माइनस वाई, लेस देन 0 पे प्लस वाई। तो इन दोनों को क्लब करके मैं माइनस मोड वाई लिख सकता हूँ, वही लिखा है, ठीक है। अब y दिया हुआ है -1 से 1, अच्छा y इसमें -1 से 1 कुछ भी डाल दूंगा, -1 से 1 तक, तो x तो रियल ही आएगा, क्योंकि ओपन इंटरवल है, -1 डालूंगा तो 0 आता, -1 डालूंगा तो क्या आता है, 0, वो डाल ही नहीं सकता, ओपन इंटरवल है। +1 डालूंगा तो भी 0 आता है, वो भी नहीं डाल सकता, ओपन इंटरवल है। बीच का कोई भी नंबर डालूंगा, जो भी x आएगा वो रियल होगा। तो हर एक y की प्री इमेज है, फंक्शन ऑन टू हो गया, खत्म। तो बिल्कुल सेम छाप के आना भाई पेपर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है और ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, एक ही बात है। अगर ऐसे मिला तो इसको ये कैसे लिखा है हमने, सोच लो। देखो आप इधर x को अगर इवन नंबर डालोगे, -1 की पावर इवन करोगे तो 1 ही तो आएगा, तो बीच वाला माइनस तो अपनी जगह पे रहेगा ही, तो ये x-1 हो गया। और अगर आप x को ऑड डालोगे यहाँ पे, तो -1 की पावर ऑड करूंगा तो वो -1 होगा, और बाहर भी एक माइनस है इसलिए +1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे लिखा है या ऐसे लिखा है, बात एक है। अब इसको बाइजेक्टिव दिखाना है, ठीक है, नेचुरल टू नेचुरल है। तो 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, दो नंबर लेते हैं जो कि डोमेन से बिलोंग करते हैं, n से। अब यहाँ पे ऑड इवन का चक्कर है तो वही 4 केस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि x1 x2 नेचुरल नंबर है तो हमें थोड़ी पता है वो ऑड है कि इवन है। तो 4 केस लेंगे, एक बार दोनों नंबर ऑड है, एक बार दोनों नंबर इवन है। x1 ऑड है, x2 इवन है, x1 इवन है, x2 ऑड है, ये 4 केस लेने पड़ेंगे। जब दोनों नंबर ऑड है तो दोनों को इसमें पुट किया जाएगा ना, f(x1 = f(x2) रखूंगा तो इसमें x1 डाला, इसी में x2 डाला, इक्वल रख दिया, x1 = x2 आ गया। फिर जब दोनों इवन है तो इसमें रखे जाएंगे, ये आ गया, है ना। फिर x1 = x2 आ गया। एक ऑड है एक इवन है, तो एक को इसमें डाला जाएगा, एक को इसमें डाला जाएगा। अब ऑड और इवन इक्वल थोड़ी होते हैं, ऑड और इवन तो इक्वल नहीं होते ना, यहाँ भी इक्वल नहीं होंगे, यहाँ भी नहीं होंगे। ऑड वाला नंबर डालना है इसमें, सही है। सोचो x1 ऑड है, मैंने इसमें डाला, तो ऑड +1 क्या हो जाएगा, इवन। यानी x1 को जब मैं इसमें डालूंगा फंक्शन में, मुझे रिजल्ट मिलेगा इवन। और x2 मेरा कैसा है, इवन है, इवन नंबर इसमें डालूंगा, इवन -1 क्या मिलेगा, ऑड। तो x1 से मिल रहा है इवन, x2 से मिल रहा है ऑड, एक ऑड आउटपुट है, एक इवन है, इक्वल तो नहीं है। सेम कहानी यहाँ करी हुई है। तो क्या पता चल रहा है कि आउटपुट इक्वल है तो इनपुट इक्वल है, इनपुट इक्वल नहीं है तो आउटपुट इक्वल नहीं है। सबकी सिंगल इमेज है, सबकी अलग इमेज है, फंक्शन 1 1 है, सही है। ऑन टू वही f(x) को y मान लिया, y = दिस, y को अंदर ले गए, एक बार इसके इक्वल एक बार इसके इक्वल। फिर यहाँ से आप देख सकते हो, अगर बेटा x अगर ऑड यहाँ पे डालोगे, ऑड +1, तो y अपने आप इवन हो जाएगा। x को यहाँ पे इवन डालोगे, इवन -1, y अपने आप ऑड हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई x की, x को बाहर ले गए, ठीक है ना। तो y जब इवन है तो ये वैल्यू है। अब y को इवन डालूंगा कुछ भी, x ऑड मिल जाएगा, y को ऑड डालूंगा x इवन मिल जाएगा। यानी हर नेचुरल नंबर के लिए x नेचुरल आएगा, हर एक की प्री इमेज है, फंक्शन ऑन टू हो गया, खत्म, सही है। ये अगला क्वेश्चन है भाई, इसमें दिखाना है कि फंक्शन, दो फंक्शन दिए हुए हैं f(x) और g(x), ये इक्वल है। कोई भी फंक्शन इक्वल तब होते हैं जब मैंने बताया था हर इनपुट का आउटपुट सेम हो। तो इस फंक्शन में ये चारों वैल्यू पुट की जाएंगी, क्योंकि दोनों ही फंक्शन a to b हैं, दोनों का इनपुट a है और आउटपुट b से आना चाहिए। तो पहले हमने f(x) में, ये जो हमारा f(x) है, इसमें a के चारों नंबर पुट करें, -1 0 1 और 2, ये 4 वैल्यूज मिली। फिर हमने gx में ये चारों नंबर पुट किए, ये 4 वैल्यू मिली।
तो आपको दिख रहा है -1 से 2 आया, 0 से 0, 1 से 0, 2 से 2 लिख दिए पेयर बना के। -1 से 2, 0 से 0, 1 से 0, 2 से 2 पेयर बना के लिख दिए। बिल्कुल सेम पेयर है, फंक्शन इक्वल है, खत्म। ठीक है, ये फंक्शन है, इसको फिर से दिखाना है कि 1 1 ऑन टू कुछ भी नहीं है, रियल टू रियल है। तो वही हमने मान लिया x1 x2 दो नंबर है जो कि हमारी डोमेन यानी रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। रख दिया fx1 इक्वल टू fx2, इसमें एक बार x1 डाल दिया, एक बार x2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। सारा का सामान उठा के इस साइड ले आए, ये आ गया। इन दोनों में से x1 x2 कॉमन आ रहा है, इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया ताकि ये x2 माइनस x1 दोनों में दिख जाए, कॉमन आ गया। इधर बचा x1 x2, इधर बचा -1, ये लिख दिया। दोनों का प्रोडक्ट जीरो होगा तो एक बार ये जीरो रखेंगे, एक बार ये जीरो रखेंगे, रख दिया। इधर से आ गया x1 इक्वल टू x2, इधर से ये आ गया। बताया था जब सिर्फ ये आता है तभी 1 1 होता है, ये भी आ गया तो 1 1 नहीं है, खत्म। सही है। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देखो ये क्या दिखा रहा है कि दो नंबर जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे उन पर आउटपुट सेम आएगा। उन पर आउटपुट क्या आएगा, सेम। जैसे x को अगर आप x1 को क्या डाल लो 2, तो x2 हो जाएगा 1/2, लिखा हुआ ना। x1 को अगर 2 डाल दिया तो x2 1/2 हो जाएगा, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो उस केस में दोनों पे आंसर सेम आएगा, आप निकाल के देख लो। 2 डाल लो और 1/2 डाल लो, आंसर सेम आएगा। तो 1 1 नहीं है, ठीक है ना। वैसे तो यहीं पे पता चल गया था, बताया था ना, इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो 1 1 नहीं है। अब ऑन टू करना है तो वही फंक्शन को y के इक्वल मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, x को उस साइड ले गए, क्वाड्रेटिक बन गई। फिर वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से वैल्यू निकाल ली जैसे पीछे निकाली थी एक क्वेश्चन में। अब यहाँ से देखेंगे ये ऑन टू है कि नहीं है। तो भैया फंक्शन था रियल टू रियल, कैसा था, रियल टू रियल। क्या इसमें y को हमेशा रियल डालूंगा तो x रियल आएगा, नहीं आएगा, दिख ही रहा है। आप जीरो डाल दो ना, सीधा खत्म करो। y को जीरो डालोगे नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो यानी ऐसा रियल नंबर मिल गया जिसकी प्री इमेज नहीं है, ऑन टू नहीं है। बाकी यहाँ पे तो सुंदर सा नंबर डाला, देखो 1 1 डाला x की जगह, इसमें सॉरी y की जगह 1 डाला, सॉल्व करके ये आ गया। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई, रूट में नेगेटिव आ गया, तो रियल तो नहीं है। तो ऐसा y मिल गया जिसकी प्री इमेज नहीं है रियल, ऑन टू नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, अब शो करना है ये फंक्शन जो है भैया ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है। और हमें वो सारी वैल्यूज निकालनी है ए की जिसके लिए एफ ए की वैल्यू √7 है। ये CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फंक्शन इस सेट से इस सेट पे, ये डोमेन है, ये को डोमेन है। करते हैं, सबसे पहले 1 1 चेक करने के लिए क्या करते हैं, दो नंबर लेंगे जो डोमेन से बिलोंग करेंगे। मान लिया fx1 fx2 इक्वल है, इसमें x1 डाला x2 डाला, इक्वल रख दिया, स्क्वायरिंग करी, ये आ गया 16 16 कट गया, ये आ गया x1 आ गया ना प्लस माइनस x2 के इक्वल। सही है, तो जब ये दोनों चीज़ आ गई तो 1 1 नहीं है ना, खाली ये आता तो 1 1 होता। x1 माइनस x2 के इक्वल आ गया, इसका मतलब इसमें भैया 1 डालूंगा -1 डालूंगा आंसर सेम आएगा, 2 डालूंगा -2 डालूंगा आंसर सेम आएगा। डाल के देख लो, इसमें 4 और -4 डाल के दिखाया भी है, देखो आंसर सेम आ रहा है ना। तो दो अलग इनपुट का सेम आउटपुट आ गया, 1 1 नहीं है। ऑन टू चेक करना है, वही फंक्शन को y मान लिया, और y कहाँ से लेते हैं, कोडोमेन से। फंक्शन को y के इक्वल रखा, स्क्वायरिंग करी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। सही है, अब क्या मैं y को यहाँ से कुछ भी रखूँ 0 से 4, क्या x -4 से 4 आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर आप इसमें 0 से 4 कुछ भी रख दोगे वैल्यू, भाई आप 0 रख दोगे तो क्या आएगा, +-4 नहीं आएगा। और 4 रख दोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। हमेशा इसकी वैल्यू -4 से 4 के बीच में ही आएगी, कुछ भी रख दो आप। यहाँ पे y बिलोंग्स टू रियल नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था y बिलोंग्स टू 0 से 4, कि y को अगर मैं 0 से 4 कुछ भी रखूँगा x -4 से 4 ही आएगा, कुछ नहीं आएगा। आप रख के देख लो, इसके अलावा कुछ भी। ठीक है ना भाई, 5 तो रख ही नहीं सकता मैं, 0 से 4 के बीच में कुछ भी रखता हूँ तो x यही आ रहा है, इसके बाहर नहीं आ रहा। तो हर एक की प्री इमेज है, फंक्शन ऑन टू है। अब एक चीज़ दी हुई थी कि इसमें a डाल के √7 आ रहा है फंक्शन में, तो x की जगह a डाला, √7 के इक्वल रख दिया, स्क्वायरिंग कर दी, ये a निकल गया। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये शो करना है फंक्शन 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन रियल टू रियल पे।
तो x1 और x2 दो नंबर ले लिए जो कि डोमेन यानी रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। मान लिया f(x1) f(x2) इक्वल है, इसमें x1 x2 डाल के इक्वल रख दिया। तो e की पावर x1 और e की पावर x2 इक्वल तभी होंगे ना जब x1 x2 इक्वल होंगे। ऑब्वियस है भाई, बेस तो सेम है तो पावर इक्वल होनी चाहिए तभी वैल्यू इक्वल आएगी। फंक्शन 1 1 है, ठीक है। ऑन टू चेक करना है, फंक्शन को y मान लिया, e की पावर x y के इक्वल हो गया। तो x की वैल्यू log y आ गई। आता है ना भाई, इतना तो मैथ्स आता होगा। नहीं आता तो इसमें log ले लो दोनों तरफ। log e की पावर x इक्वल टू log y, ये पावर आगे आ गई, x log e हो गया। और log e की वैल्यू क्या होती है भाई, 1 होती है। तो x इक्वल टू log y आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से x आ गया ये। अब हमें क्या देखना है कि y को जब रियल डालूंगा तो x क्या रियल आएगा, हमेशा नहीं आएगा भाई। हमें पता है log की डोमेन तो पॉजिटिव होती है, log की डोमेन तो पॉजिटिव होती है, y हमेशा पॉजिटिव डालना चाहिए था, बट ये तो ऑल रियल नंबर कह रहा है। तो यानी अगर मैं इसमें से नेगेटिव नंबर उठा के यहाँ डाल दूंगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। log नॉट डिफाइंड हो जाता है नेगेटिव इनपुट पे। और y क्योंकि ऑल रियल नंबर है तो इसमें नेगेटिव नंबर भी होंगे, वो तो नहीं डल पाएंगे, यानी उनकी प्री इमेज नहीं है। तो भैया इसका मतलब क्या पता चला, कुछ ऐसे y मिल रहे हैं जो कि इस सेट में है, उनका x जो है डोमेन में नहीं है, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। एग्जाम्पल भी दिया है, देखो y को -1 लिया जो कि रियल नंबर में है, देयर इज नो x बिलोंग्स टू r क्योंकि log -1 इज नॉट डिफाइंड। तो फंक्शन 1 1 तो प्रूव हो गया लेकिन ऑन टू नहीं है, ठीक है। अब ये log x दिया हुआ है फंक्शन, इसको दिखाना है कि बाइजेक्टिव है, यानी 1 1 भी है ऑन टू भी है, ठीक है। तो भाई इसमें जो डोमेन दी हुई है वो क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, को डोमेन है ऑल रियल नंबर, log x फंक्शन है। देखते हैं बाइजेक्टिव है कि नहीं है, वैसे तो प्रूव करना है तो होगा ही बाइजेक्टिव। तो वही दो नंबर ले लिया x1 x2 जो कि डोमेन यानी पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। मान लिया f(x1) f(x2) को इक्वल है, इसमें पुट कर दिया x की जगह x1 और x2। तो log ऑफ x1 log ऑफ x2 तभी इक्वल होंगे जब x1 x2 इक्वल है, वो तो कॉमन सेंस है। जैसे आप दोनों साइड log लेते हो वैसे log हटा दो, बेस कुछ भी हो क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो x1 इक्वल टू x2 आ गया, 1 1 है। ऑन टू चेक करना था, फंक्शन को y के इक्वल मान लिया, ये आ गया। वैसे जिनको log ढंग से आता है वो सीधा यहाँ से बता सकते हैं x की वैल्यू a की पावर y आएगी। पर जिनको log की बेसिक नॉलेज नहीं है, बस प्रॉपर्टीज रटी हुई हैं, तो उनके लिए मैंने कर भी दिया है ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना आए अगर वो स्क्रीनशॉट भी ले रहे हैं तो भी। तो वही log a टू द बेस b को log a बाई log b लिख सकते हैं। तो log a वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये y पावर में चला जाएगा, प्रॉपर्टी सबको आती है। अब आप कह सकते हो दोनों साइड से log हट गया, x की वैल्यू ये आ गई, सही है। y रियल नंबर था, y को यहाँ रियल डालूंगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है a पॉजिटिव है, क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉजिटिव नंबर की पावर आप कुछ भी कर लो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। देखो मान लो a 2 है, आप 2 की पावर +2 करो 4 आ जाएगा, 2 की पावर -2 करो 1/2 स्क्वायर 1/4 आएगा, आया तो पॉजिटिव है ना। तो अगर a पॉजिटिव है उसकी पावर कुछ भी रियल नंबर कर दो पॉजिटिव नेगेटिव, x हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो मुझे दिख गया y कुछ भी रियल नंबर हो x पॉजिटिव होगा, यानी हर एक y जो कि रियल है उसकी प्री इमेज है जो डोमेन दिया हुआ है उसमें। तो फंक्शन ऑन टू हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे तो रिलेशन का है बट फंक्शन भी जिक्र हो रहा है तो मैंने फंक्शन में ही कर दिया और इम्पोर्टेंट भी है तो भैया कर लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये फंक्शन दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है सॉरी, उसमें ए और बी का पेयर तभी बनेगा जब एफ ए और एफ बी इक्वल होंगे। शो करना है इक्विवेलेंस है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको याद होगा, हम देखते हैं हर एलिमेंट खुद से पेयर बनाए, मतलब ए रिलेशन में होना चाहिए। हमें पता है एफ ए इक्वल होता है, कोई फंक्शन में नंबर डालूंगा सेम तो आउटपुट तो सेम ही आएगा ना। अब एफ ए हमेशा इक्वल होगा हर नंबर के लिए, तो इसका मतलब ए खुद से पेयर बनाएगा, रिफ्लेक्सिव हो गई, ठीक है। ये बड़ी सिंपल बात है कि मान लो ए बी रिलेशन में है, इसका मतलब एफ ए एफ बी के इक्वल है, बोला है ना। ए बी रिलेशन में तभी होगा जब एफ ए एफ बी के इक्वल है। हमने मान लिया ए बी रिलेशन में है, इसका मतलब एफ ए एफ बी के इक्वल है। तो उल्टा भी तो बोल सकता हूँ एफ बी एफ ए के इक्वल है, इसका मतलब बी ए बी रिलेशन में हो गया सिमेट्रिक। 3 नंबर ले लिए ए बी सी, मान लिया ए बी और बी सी दोनों रिलेशन में है। ए बी रिलेशन में कब होगा, जब ये दोनों इक्वल होंगे। बी सी रिलेशन में कब होगा, जब ये दोनों इक्वल होंगे। पता चल गया एफ ए इक्वल टू एफ सी है, ए सी भी रिलेशन में हुआ, ट्रांजिटिव हो गया। जिनको रिलेशन आता है तो मजाक क्वेश्चन था, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है। देखने में फंक्शन का लग रहा है बट है तो रिलेशन का क्वेश्चन। अगला देखते हैं, शो करना है ये फंक्शन ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है। भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, 1 होता है ये तो, क्या होता है 1। तो इसमें कुछ भी डाल दो x 1 ही आएगा, कुछ भी डाल दो।
फॉर्मेलिटी के लिए मैंने लिख भी दिया, चाहे π/3 डालो चाहे π/6 डालो, आंसर तो 1 ही आएगा। तो क्योंकि सबकी इमेज 1 ही आ रही है तो 1 1 कैसे होएगा, सबकी इमेज सेम आ रही है ना, 1 1 नहीं है। और आउटपुट तो 1 ही आ रहा है भाई, हमेशा आउटपुट क्या आ रहा है 1, और कुछ तो आ ही नहीं रहा। कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। तो बाकी सबकी प्री इमेज कहाँ से मिलेगी जब आउटपुट 1 ही आ रहा है तो कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, 1 2 नहीं है। ये फंक्शन है, एक फंक्शन है साइन एक्स, एक फंक्शन है कॉस एक्स। पहला वाला फंक्शन इस सेट से इस सेट पे है, दूसरे वाला फंक्शन इस सेट से इस सेट पे है, दोनों सेम ही लग रहे हैं, 0 से π/2 से रियल नंबर। ठीक है, ये देखना है f11 है कि नहीं, शो करना है f11 है। 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो हमने दो नंबर ले लिया x1 x2 जो कि 0 से π/2 के बीच में है, और मान लिया f(x1) f(x2) के इक्वल है, इसमें डाल दिए साइन में, साइन ऑफ x1 इक्वल टू साइन ऑफ x2, तो साइन साइन कट गया, सिंपल, x1 इक्वल टू x2 आ गया, हो गया 1 1। सिमिलरली कॉस में भी हो गया, ये भी 1 1 हो गया। ये तभी हो रहा है जब ये 0 से π/2 है, अगर ये 0 से पाई होता तो ऐसा नहीं हो पाता। क्यों, बताता हूँ। मान लो साइन ऑफ x1 इक्वल टू साइन ऑफ x2 है, ये तो तब भी होंगे जब एंगल 30 और 150 होगा, जिनको ट्रिगो आती है उन्हें पता होगा, साइन की वैल्यू 130 पे और 150 पे सेम होती है, पर 30 और 50 थोड़ी सेम है, नहीं है ना। साइन 130 सॉरी साइन 30 और साइन 150 की वैल्यू सेम होती है, यानी 1/2। तो साइन x1 इक्वल टू साइन x2 है, बट x1 इक्वल टू x2 नहीं है, पर ये तभी है जब एंगल 90 से ज़्यादा हो पाए, जो कि यहाँ पे नहीं है, इसीलिए दोनों चुपचाप हट गए, x1 इक्वल टू x2 आ गया, सेम कहानी यहाँ पे 1 1 है। फिर से कह रहा हूँ, अगर ये 0 से पाई होता तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तीसरे पार्ट में क्या करना था, f प्लस जी दिखाना था, 1 1 नहीं है, f प्लस जी, f प्लस जी नया फंक्शन बनाया, यानी इन दोनों का सम लिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये आ गया हमारा f प्लस जी, दिखाना है ये 1 1 नहीं है, सिंपल है। इस फंक्शन में मैंने एक बार 0 डाला, साइन 0 कॉस 0 1 आ गया, एक बार इस फंक्शन में π/2 डाला, साइन π/2 कॉस π/2 1 आ गया, तो दिखा 0 से भी 1 आ रहा है, π/2 से भी 1 आ रहा है, दो अलग अलग नंबर की सेम इमेज आ रही है, तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं है, हो गया। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त। अगर आपने सारी थ्योरी सारे फॉर्मूले लिख लिए हैं और ये 20 क्वेश्चन ढंग से प्रैक्टिस कर लिए हैं, इससे बाहर कुछ पेपर में नहीं आएगा। केस स्टडी यहाँ थोड़ी अलग ज़रूर आ सकती है, होती आसानी है, बाकी आप प्रैक्टिस कर लो, जो जो बोला है डिस्क्रिप्शन में, जो जो लिंक दिए हैं वो कर लिए, तो आप चैंप हो फंक्शन में। ठीक है, मज़ा आ रहा है, वीडियो अच्छी लगी तो मार्केट में फैला दो आपकी तरह, रिस्पॉन्स आएगा तो वो चैप्टर की भी बनाएंगे। ठीक है, मुझे लगेगा आप लोगों को मज़ा आ रहा है, लोगों को ज़रूरत है तो बनाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।